ओके सो अब बहुत ध्यान से एक एक करके अच्छे से चीजें समझनी है बेटा। हमने सबसे पहले कहा था, हमने कहा कंप्लीट डोमिनेंस इज बीन गिवन बाय द मेंडल। मेंडल ने कंप्लीट डोमिनेंस दिया था कि डोमिनेंट अलील मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव अलील। वहीं पर हमने कहा था अगर F1 पेरेंट किसी भी एक पेरेंट को, दैट इज डोमिनेंट पेरेंट को रिजेंबल करता है तो उसे आपने कंप्लीट डोमिनेंस कहा था। बट सेम टाइम व्हेन यू से कि अब आपका F1 पेरेंट रिजेंबल नहीं कर रहा है एनी ऑफ द पेरेंट को, रादर एक इंटरमीडिएट दे रहा है, तो उसको हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर हमने कहा था कि नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं हो रहा है, F1 पेरेंट दोनों को, F1 प्रोजेनी दोनों ही पेरेंट को रिसेंबल कर रहा है, राइट। अगर F1 प्रोजेनी दोनों ही पेरेंट को रिसेंबल कर रहा था तो हमने क्या कहा, इट इज गोइंग टू शो दी इनकम्प्लीट फाइन, राइट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हमने एग्जांपल लिए थे, एग्जांपल अपने कोट कलर इन बेसिकली शॉर्ट हॉर्न कैटल्स लिया, AB ब्लड ग्रुप लिया, MN ब्लड ग्रुप लिया एंड सिकल सेल एनीमिया। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो आपको मैंने समझाया था बच्चे, उसमें मैंने कहा था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज अ कंडीशन, राइट, जो ये शो करता है कि इट इज बीइंग द वन शोइंग मल्टीपल अलीलिज्म, राइट। ओके, वॉइस इज नॉट क्लियर, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड। Okay, now is it being fine? Yes, Ananju, clear? So everyone clear the correct audio and video? Clear है सब कुछ अब? ऑडियो वीडियो सब कुछ, राइट। तो मैंने नेटवर्क सेटिंग भी चेंज कर लिया, तो आई डोंट थिंक अब कोई प्रॉब्लम होगी। ओके फाइन, गुड। ओके गाइस, सो बेसिकली बच्चे हमने डिस्कस किया दैट एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बीइंग द वन, राइट, व्हिच इज सेड टू बी एन एग्जांपल। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को हमने एग्जांपल दिया एज द मल्टीपल अलीलिज्म, जिसमें से एबी ब्लड ग्रुप इज बीइंग द वन व्हिच इज शोइंग द कांसेप्ट ऑफ एबी ब्लड ग्रुप। क्या शो कर रहा है हमको, राइट, एज द कोडोमिनेंस। अब किस तरीके से करता है वो हमें समझना है। तो हमने कहा बच्चे मल्टीपल अलीलिज्म का मतलब दो से ज्यादा अलील का प्रेजेंस होना एक पर्टिकुलर जीन के लिए पॉपुलेशन में, राइट। क्या पॉपुलेशन में, इफ आई विल से, ओके ग्रेट मंचिका, राइट, इफ आई विल से दैट अ पर्टिकुलर जीन इज प्रेजेंट, जिसका हम कहते हैं जीन के दो ही अलील्स होते हैं, लेकिन अगर उस जीन के दो से ज्यादा अलील्स पॉपुलेशन में प्रेजेंट है तो उस कंसेप्ट को आप नाम देते हो मल्टीपल अलीलिज्म। लेकिन वहीं पर इंडिविजुअल में उस जीन के स्पेसिफिकली कितने अलील्स हैं, ओनली 2 अलील्स, राइट। सो वी विल से स्पेसिफिक 2 अलील्स फॉर अ जीन इन एन इंडिविजुअल, but 2 alleles for a gene in a population, right, where we will say all the alleles are going to occupy the same locus or the same homologous chromosome pair of the chromosome in different individuals of a population, राइट। इसके अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ा था बच्चा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का, जहां मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बीइंग द केस, राइट, जहां हम लेके चलते हैं हमारे पास 3 अलील्स हैं आई जीन के, एंड आई जीन के 3 अलील कौन कौन से हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई, और द जीन I which are going to be located on the chromosome number 9, the 9th chromosome पे located है, right, जिसके basis पे हमने कहा if a person is having the A blood group so it is going to have IA, IA and IA small I, right, B blood group IB, IB, IB and small I, right, AB blood group IA, IB and O blood group small I, small I। तो ये टोटल 6 मैंने जीनोटाइप्स बना लिए। ये मेरे पास 4 फिनोटाइप्स हो गए, 3 मेरे पास मल्टीपल ही। जिसमें से अगर ये पहला केस देखा जाए तो यहाँ तो कंप्लीट डोमिनेंस मिल रही है क्योंकि IA शो कर रहा है, ए ब्लड ग्रुप। सेकेंड केस में देखा जाए तो यहाँ भी कंप्लीट डोमिनेंस मिल रही है, लेकिन अगर थर्ड केस में देखा जाए तो IA, IB दोनों है ना, मींस A भी मिलेगा और B भी मिलेगा। इसका मतलब क्या शो कर रहा है, को डोमिनेंस, बिकॉज रिजेंबलिंग बोथ द पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहा है, राइट। और स्मॉल आई तो कंप्लीट रिसेसिव नेचर हमें शो कर ही रहा है इसके हिसाब से, राइट। वही हमने कहा कि अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की अगर बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी जाए, राइट, कि कैसे हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग रन करता है, किस वजह से आ रहा है, तो आपने 11th में ही पढ़ा होगा, राइट। आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर बच्चे H एंटीजेनिक प्रिकर्सर होता है, देयर इज अ प्रिकर्सर दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन यूनिट है which is called as H antigen, और ये H antigen ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब काम क्या है, जिस इंडिविजुअल का A ब्लड ग्रुप है उसके पास IA, IA या IA स्मॉल आई प्रेजेंट, राइट। अगर अब उस इंडिविजुअल के पास IA प्रेजेंट है अलील, तो IA अलील एंजाइम एक प्रोड्यूस करता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। It is producing one enzyme. What we name the enzyme as N-acetyl galactosa amyl transferase enzyme. And this enzyme is doing what, bacha? This is enzyme is transferring or catalyzing the synthesis of, right, A antigen by transferring N-acetyl galactosa amine to the H antigen. तो H antigen पे यूनिट को टैग करा देगा which is N-acetyl galactosamine, और उसके टैग होने की वजह से H antigen चेंज हो जाएगा A antigen, राइट।
Same concept with the allele IB. IB allele is going to produce a D-galactosyl transferase enzyme. मीन्स वो किसको प्रोड्यूस करेगा? E2 एंजाइम को. अब ये किसको ऐड ऑन कराएगा? गैलेक्टोज. तो H एंटीजन से गैलेक्टोज को बाइंड करा दिया, E2 की प्रेजेंस में फॉर्म क्या कर दिया? B एंटीजन. राइट. तो अब मेरे पास जो इंडिविजुअल के आरबीसीज के ऊपर ए एंटीजन आ चुका है, तो उसके लिए ए एंटीजन होगा. तो उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट दिखेगी. तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी दिखेगी? एंटी बी. राइट. वहीं पर जिस इंडिविजुअल के अंदर बी एंटीजन उसके आरबीसी सरफेस पे आ चुका है, तो उसके प्लाज्मा के अंदर क्या दिखेगा? एंटी ए दिखेगा. राइट. तो उसके प्लाज्मा में हमें एंटी ए दिखाई देगा. राइट. क्योंकि उसके लिए नॉन सेल्फ एंटी, और एंटीबॉडी हमेशा नॉन सेल्फ एंटीजन के लिए बनती है. अब जो इंडिविजुअल आई ए आई बी कैरी कर रहा है, वो तो दोनों एंजाइम बना रहे हैं, E1 भी बना रहे हैं, E2 भी बना रहे हैं. Because of that, E1 H antigen half of the H antigen को A में चेंज कर रहा होगा, और E2 half of the H antigen को B में चेंज कर रहा होगा. तो A और B एंटीजन दोनों टैग हो गए आरबीसी के सरफेस पे. मींस बोथ विल बिकम द सेल्फ एंटीजन, जिसकी वजह से अब उसके प्लाज्मा में कोई एंटीजन नहीं है, तो उसके प्लाज्मा में सिंपल क्या है? कोई भी एंटीजन कह रही, कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिली. राइट. जब हमारे पास इंडिविजुअल विद O ब्लड ग्रुप है, तो उसके पास अलील I है, एंड दिस I अलील कोई एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसकी वजह से H एंटीजन ही रहता है सरफेस पे. ऐसा नहीं होता कि O ब्लड ग्रुप जिसके पास है उसके सरफेस पे एंटीजन नहीं है, उसके सरफेस पे एंटीजन है, लेकिन उसके सरफेस पे A और B एंटीजन है. तो इसका मतलब उसके प्लाज्मा में एंटी A भी मिलेगा, उसके प्लाज्मा में एंटी B भी मिलेगा. राइट. इसके अलावा हमने एग्जांपल पढ़े 15 अलील्स फॉर आई कलर इन द ड्रोसोफिला. राइट. कोट कलर ऑफ रैबिट के लिए 4 अलील्स हैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए 3 अलील्स हैं. Raincoat color in rabbit as agouti, chinchilla, Himalayan and albino. 4 varieties हैं इसकी. Albino means whitish, gray pigmentation. Chinchilla is little bit brownish or grayish color, and agouti is a complete grayish color. Right. So that is basically the coat color of rabbit being observed. Understood till here everyone? ये reported है हमारे पास, ये present होता है. Right. Both the enzyme are present already, but the react with the respective allele is as no बच्चे. राइट. बेसिकली कंसेप्ट क्या है बेटा? राइट. अलील जो होता है ना हमारे पास, मैं अभी आगे आपको ना पढ़ाऊंगी. अभी एनसीईआरटी में अगर पढ़ा हो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नीचे लिखा हुआ है कि जीन प्रोड्यूसेस फंक्शनल एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम. ये एक बेसिकली उन्होंने दे रखा है पैकेज में भी, ई बुक में भी गिवन. ये मैंने अभी इसलिए नहीं पढ़ा ताकि पहले हम थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर ले, फिर पढ़ेंगे, लेकिन एक बेस नॉलेज इसमें डेवलप करते हैं. एनी पर्टिकुलर जीन विच इज बीइंग प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, दैट जीन विल बी फंक्शनल. Right, that gene will work. वो function कैसे करता है? That gene will work by running a central dogma. Right. And if everyone remember, हमने ये थोड़ा सेल चैप्टर में सेंट्रल डोगमा पढ़ा हुआ है. सेंट्रल डोगमा में हम क्या कहते हैं कि जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, पहले वो ट्रांसक्राइब होती है इन द फॉर्म ऑफ द आरएनए, और फिर जब आरएनए बनता है तो आरएनए ट्रांसलेट होके क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है. तो मुझे एंड रिजल्ट प्रोटीन चाहिए. राइट. तो अगर मेरे पास इंडिविजुअल में डोमिनेंट अलील है, जबकि फंक्शनल अलील भी एक्सप्रेस करता है, इस प्रोसेस को एक्सप्रेशन कहते हैं. डोमिनेंट अलील है तो डोमिनेंट अलील पूरा का पूरा पहले आरएनए बना के फिर प्रोटीन बना के ये एंजाइम, क्योंकि प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन मॉडिफाई होके ये एंजाइम बनेगा. तो IA is producing this E1 which is working independently, IB is producing this E2, और AB के अंदर ये दोनों एंजाइम प्रिपेयर हो रहे हैं अपने अपने अलील से. तो अगर अलील डोमिनेंट स्टेट में है तो फंक्शनल एंजाइम बना रहा है. अगर अलील रिसेसिव स्टेट में होता है ना, तो या तो वो फंक्शनल एंजाइम बनाता है, या फिर वो क्या बनाता है हमारे पास? मॉडिफाइड एंजाइम बनाता है. राइट. जो फंक्शन करेगा नहीं. राइट. तो या तो फंक्शनल एंजाइम बनाएगा या फिर कोई नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा. राइट. तो अब आई ने, स्मॉल आई ने कोई एंजाइम नहीं बनाया. राइट. जबकि IA IB ने एंजाइम बना दिया. इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? समझ आए यहाँ तक का कंसेप्ट? राइट. सो बायोकेमिस्ट्री, एबीओ, ब्लड ग्रुपिंग के क्लियर है, मल्टीपलिज्म के एग्जांपल क्लियर है. राइट. ये वाला डाउट क्लियर हो गया अच्छे से? गुड गाइस. यस अंशिका. एंडुलेसियन फाउल के अंदर बेटा हमने ये डिस्कस किया था, एंडुलेसियन फाउल फॉलो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, and during this incomplete dominance in the Andalusian fowl, the black and the white fowl which are being present as a parental, the intermediate form is appeared as a blue, and the blue ones go for the selfing. It will produce black, blue and white, 3 of them, right, following the complete incomplete dominance. Understood till here? Right. complete यहाँ तक point. Okay everyone. अब इसी के बाद हमने यहाँ पर पढ़ा राइट कि हमारे पास जो मल्टीपल अलीलिज्म है, प्लियोट्रॉपी शायद स्टार्ट नहीं किया था ना हमने लास्ट क्लास में. We haven't started with the pleiotropy, right? Okay. So यहीं तक हमने complete किया था ना? Okay. No. Okay. ABO का question कराया था मैंने. ABO blood grouping के कोई numeric question कराया था?
ओके, न्यूमेरिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया ना एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की? ओके, गुड, राइट। ओके गाइस, नाउ ओ ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर। हाँ जी, अब कौन मुझे समझाएगा कि ओ ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर एंड AB इज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट? राइट, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी दैट? राइट, दैट ABO is said to be one question. Okay, one question Ashok we have done. Good, right? हाँ जी गाइस, फटाफट से एक्सप्लेन मी दैट, एक बार एक्सप्लेन करो मुझे। How will you come to know that ABO is being the one? Right, because O blood group there is anti and anti-B. Good. Right, O doesn't have antigen on the RBC. Again, ध्रुव यही गलती कर दी ना? Right, now see everyone. हमने कहा O blood group जो है वो यूनिवर्सल डोनर क्यों है? राइट, इट्स अ यूनिवर्सल डोनर दैट्स वाई बिकॉज उसके जो हमारे पास पूरा ब्लड है, राइट, अगर आप उसके आरबीसी को किसी को डोनेट करते हो, दैट इज ब्लड को अगर डोनेट किया जाता है, तो आरबीसी को डोनेट करने की वजह से, राइट, ब्लड के आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है वो तो सिर्फ एच एंटीजन है, ए और बी एंटीजन नहीं है। राइट, अगर ए और बी एंटीजन नहीं है, इसका मतलब जब रेसिपिएंट की बॉडी में वो जा रहा है, तो रिसिपिएंट की बॉडी में जाएगा तो उसके सरफेस पे अगर कोई स्पेसिफिक ए और बी एंटीजन नहीं है, तो उस रिसिपिएंट की बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा। वहीं पर AB ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो अगर इसमें कोई ब्लड ग्रुप भेजते हो तो इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी ना होने की वजह से ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। समझ आया पॉइंट? दैट इज वाई AB क्या कहलाया जाएगा? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, एंड O क्या कहलाया जाएगा? यूनिवर्सल डोनर। अंडरस्टूड ना? अब बस O में एक चीज याद रखते हैं, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। राइट, O पॉजिटिव O नेगेटिव किस तरीके से हम RH फैक्टर के बेसिस पे कहते हैं, एंड RH फैक्टर इज बीइंग द वन व्हिच इज कम अप विद द D allele। D allele बताया था मैंने आपको। अब D allele जो मेरे पास है वो एंटीजन प्रोड्यूस करता है व्हिच इज कॉल्ड D एंटीजन। अब जो D एंटीजन बेटा प्रोड्यूस हो रहा है वो भी तो आरबीसी पर है। अगर आप O पॉजिटिव वाले को देते हो, O पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर ज्यादातर केसेस में नहीं बन पाता क्योंकि उसके सरफेस पे डी एंटीजन है, तो आप नेगेटिव वाले पर्सन को नहीं दे सकते क्योंकि नेगेटिव वाला पर्सन उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ले। राइट, तो इसी वजह से आपका O नेगेटिव है तो डोनर यूनिवर्सल बन जाएगा। इज इट फाइन ना? राइट, समझ आया? बिल्कुल राइट मंशिका, एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट, सो क्लियर है यहाँ तक? एवरीवन अंडरस्टूड नाउ? एग्जाम्पल ध्यान रहेंगे बेटा। राइट, तो हमने लास्ट टाइम कहा था कि जो मल्टीपल अलीलिज्म है वो अराइज होता है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। राइट, सो मल्टीपल अलीलिज्म अराइज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से हमारे पास मल्टीपल अलीलिज्म मिलता है, right, as being arised from it, right, and along with that हमने कहा it's a repeated mutation of the gene, बार बार म्यूटेट कर रहा है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में ताकि डिफरेंट ट्रेड्स आ सके। और इन्हीं ट्रेड्स को हमने नाम क्या दिया था? Right, we define these traits as the meristic trait. Right, इन traits को हमने define किया था as the meristic variation. Right, meristic type of the germinal variation. meristic का मतलब जिसको आप measure कर सकते हो ऑन अ मीटर स्केल, आप इसको मेजर कर सकते हो कि जर्मिनल वेरिएशन किस स्केल पे हो रही है। क्यों? क्योंकि आप ये निकाल सकते हो कि कितने नए जीनोटाइप्स बन रहे हैं। राइट, जीनोटाइप्स फर्क कर रहे हैं ना, फिनोटाइप भले ही बेटा कंप्लीट डोमिनेंस फॉलो कर ले या इनकम्प्लीट फॉलो कर ले, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर जर्मिनल वेरिएशन कराना है और जर्मिनल वेरिएशन को काउंट करना है तो बेटर टू काउंट फ्रॉम होम। जब आप कहोगे कि हाँ ये जीनोटाइपिक वेरिएशन हो रही है, क्योंकि जीनोटाइपिक वेरिएशन अगर हो गई और जीनोटाइप के नंबर्स अगर मुझे पता चल गए तो बेटर टास्क हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। समझ आया पॉइंट यहाँ तक? राइट, सो दिस इज व्हाई वी डिफाइन इट एज द मेरिस्टिक टाइप ऑफ द जर्मिनल वेरिएशन। फाइन, अब एक फॉर्मूला लास्ट में। राइट, हमेशा आप जीनोटाइप के नंबर, कोई भी केस हो मल्टीपल एलिज्म का, उससे नंबर जो इस फॉर्मूले से निकलेंगे हमेशा वही होंगे। राइट, क्योंकि हमने फॉर्मूला उस हिसाब से कैलकुलेट किया। लेकिन फिनोटाइप के नंबर वेरी करेंगे कि, तो अभी फिनोटाइप के नंबर का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। फिनोटाइप के नंबर वेरी करेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर जीनोटाइप जो बना है वो क्या शो करने वाला है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो कर रहा है, कंप्लीट डोमिनेंट शो कर रहा है या क्या शो कर रहा है। राइट, उसके बेसिस। फाइन, सो ऑन दैट ग्राउंड वी विल डिफाइन। Understood everyone? Right, so this is basically bache multiple allelism. Right, now starting with the next one, that is pleiotropy. Pleiotropy concept से start करेंगे आज अच्छे से। Right, तो बहुत ध्यान से concept clear करना है सबको। Right, जरा एक question लिखो फटाफट से पहले। Right, and then I'll start with the pleiotropy. Okay guys, everyone, right, just write one question. Okay, and the question is, what will be the genotype of parent selected? What will be the genotype of parent selected such that
such that child with A and AB blood group is obtained. Such that child with A and AB blood group is obtained. A and AB blood group is obtained. Yes, guys, quickly. Okay, IA small I, IB small I. Okay, and yes, Dhananjay, and any other in the class? Okay, I said what will be the genotype of parents to be selected so that their child will have A and AB blood group. A and AB blood group. स्वतंत्र इससे कैसे मिलेगा? A blood group कैसे मिलेगा बेटा? दोनों चाहिए मुझे, A and AB. Okay, fine. Right. Okay, guys. Right, good one. So अब मैं यहाँ पर चार्ट पे लिखती हूँ, तो let me see मुझे क्या करेक्ट मिलता है. अब मैंने कहा child is with A and B blood group. और अगर क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व अच्छे से करोगे तो एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी प्रेजेंट है. पेरेंट्स कैन बी, पेरेंट्स जो हम ले सकते हैं, तो हमने कहा पेरेंट्स कैन बी, जस्ट अ सेकेंड, IA into IB small I and IA small I into IB small I and IA IB and IA small I. Yes, guys. Are these three cases? Yes, everyone. Are these three cases? Any other case which can I have for it? केसेस करेक्ट है, निकालो जरा इसमें. सेम बिटवीन IB एंड IA. हाँ जी बेटा, अगर IB बिल्कुल करा सकते हो मंशिका, ठीक है. और IA IB IA IB. अच्छा, अब ये मुझे समझाओ. राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है स्वतंत्र. राइट, IA IB IA IB. Fine, good one, guys. Right, yes Ankur, IA IB. Right, IA IB बेटा नहीं आएगा. नो अंकुर. राइट, वहां पर आप ये लिख सकते हो IA एक सेकेंड, कैपिटल IB I इंटू IA IB, ये आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है, ये केस चलेगा. क्लियर है यहाँ तक? हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन में पता है कैसे आएगा क्वेश्चन में? राइट, ऊपर लिख देगा व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट. नीचे 5-6 जीनोटाइप दे देगा, नीचे लिखेगा बोथ 1 and 2, बोथ 2 and 3, बोथ 3 and 4. इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे. राइट, एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन. यस गौरव, यू हैव रेज्ड हैंड बेटा. राइट, एनी स्पेसिफिक डाउट? कंप्लीटेड, आगे बढ़ जाए टॉपिक पे, प्लियोट्रॉपी पे. Understood now? Okay, guys. Right. So let's start with the pleiotropy. Mutation बेटा, mutation से rise हो रहा है ना काजल. Right. If I will say multiple allelism, एक ही जीन के आपने 3 या 4 alleles बना दिए, जो ओरिजिनली पहले 2 alleles ही होते हैं, जनरली हम कहते हैं.
अगर वो 3 से 4 बन रहे हैं इसका मतलब क्या, वो कुछ अलील्स की म्यूटेशन हुई है और वही अलील्स की म्यूटेशन होने की वजह से नई फॉर्म आपकी अराइज हुई। समझ आया पॉइंट? राइट, ऑन दैट बेसिस आपने कहा कि इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द म्यूटेशन। यस रजल, IA बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। राइट, क्लियर है यहाँ तक? फाइन, राइट, ओके एवरीवन। राइट, सो अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े अटेम्प्ट करने हैं। राइट, मैंने अभी एक पहले असाइनमेंट में तो एक ही क्वेश्चन दिया, अगले असाइनमेंट में है इसके 2 क्वेश्चंस। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, प्लियोट्रॉपी। राइट, अच्छा एक वो क्वेश्चन करा दिया था इसके अंदर कि अगर मेल चाइल्ड विद AB ब्लड ग्रुप पूछा है तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि मेल चाइल्ड की अलग मल्टीप्लाई करोगे विद दैट ऑफ द राइट AB ब्लड ग्रुप और फिर आंसर निकालोगे। हो गया था ना क्वेश्चन सबका? ओके गुड। Right, okay guys. Right, now moving to the next topic, that is right, अपूर्व बिल्कुल ठीक। Right, अपूर्व नहीं, वो नहीं कर सकते बेटा क्योंकि आप IA को नहीं ला सकते, A ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता इससे। पूर्व कैलकुलेट करो, A ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। राइट, इसी वजह से आप इसमें ये नहीं निकाल सकते, ये वाला नहीं ले सकते जीनोटाइप। ओके गाइस, नाउ स्टार्टिंग विद द प्लियोट्रॉपी। राइट, प्लियोट्रॉपी से स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से क्लियर करते हैं। अभी तक हमने जब मेंडलिज्म का पढ़ा तो मेंडलिज्म के प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर और लॉ ऑफ डॉमिनेंस के हिसाब से हमने एक चीज पढ़ी, राइट, कि दैट अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर्स। राइट, अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर्स हमने पढ़ा यहाँ पर, एंड फैक्टर्स अकर इन पेयर। तो फैक्टर्स अकर इन पेयर वाला तो हमने मल्टीपल अलीलिज्म से ऑब्स्ट्रक्शन ट्रेस कर दिया उसका। अब उन्होंने कहा कि अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर, या फैक्टर कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। राइट, तो अब यहाँ पर मैं इसमें कहूंगी कि अगर कुछ जीन बेटा, राइट, एबिलिटी, कुछ जीन ऐसे भी हैं, एबिलिटी ऑफ अ जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट, उसका एक फिनोटिपिक इफेक्ट नहीं होगा, इट हैज मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट। Right, some genes are like that, right, which can pose multiple phenotypic effect because they can influence करते हैं number of interconnected characters together. Right, they are able to influence number of interconnected characters together, बहुत सारे interconnected characters को एक साथ influence कर सकते हैं। तो वो genes बेटा जो multiple phenotypic effect को monitor करेंगे, जो multiple phenotypic effect को control करेंगे, 2 या उससे ज्यादा के characters के expression को determine कर सकते हैं, उन genes को आपने नाम दिया प्लियोट्रॉपिक जीन। हर जीन प्लियोट्रॉपिक होगा, इट्स नॉट अ कंपल्शन। राइट, कुछ जीन्स प्लियोट्रॉपिक होते हैं, और वो कौन से जीन्स होते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहां हम कहेंगे प्लियोट्रॉपी सेट बैठेगा। तो प्लियोट्रॉपी सबसे पहले उन जीन्स के लिए मुझे मिलेगी, उन जीन्स की एक प्रॉपर्टी मिलेगी जो जीन्स एक दूसरे से दो या दो से ज्यादा इंटररिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे पे कनेक्टेड है। राइट, सो इट इज बेसिकली किसकी वजह से होगा, ये उन जीन के, दिस इज द इफेक्ट ऑफ द जीन ऑन 2 और मोर इंटररिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवेज। मेटाबॉलिक पाथवे 2 या 2 से ज्यादा एक साथ कनेक्टेड है, उसकी वजह से प्लियोट्रॉपी आपकी अराइज होगी। राइट, एंड दिस विल कंट्रीब्यूट, जिसकी वजह से डिफरेंट फिनोटाइप्स निकलेंगे। लेकिन जो ट्रेट्स वो जीन देगा उसमें से कुछ ट्रेट मेजर ट्रेट होंगे और कुछ ट्रेट्स माइनर ट्रेट्स होंगे, कुछ इफेक्ट मेजर होंगे, कुछ इफेक्ट माइनर। राइट, अब हमने कहा ये कैसे हम भाई पढ़ेंगे, राइट, इसका क्या एग्जाम्पल होगा, कैसे हम इसे समझेंगे। तो जस्ट एज एन एग्जाम्पल फटाफट से समझते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा, सिकल सेल एनीमिया। मैं अभी कोई डिटेलिंग इसकी नहीं बताऊंगी क्योंकि सिकल सेल एनीमिया चैप्टर के एंड में मुझे पूरा डिटेल में आपको पढ़ाना है, तो पूरा टॉपिक है अच्छे से पढ़ने वाला, आधी क्लास का टॉपिक है ये। राइट, अभी सिकल सेल एनीमिया का सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज आपको बताऊंगी कि सिकल सेल एनीमिया इज अ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, एंड इन दिस ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर बीटा ग्लोबिन चेन इज ऑल्टर्ड। राइट, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर में HB की जो फॉर्मेशन होती है वो हम थोड़ी सी ऑल्टर करते हैं। हीमोग्लोबिन का अगर स्ट्रक्चर सबको याद हो, जो आपने पढ़ा है क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, उस पर अल्फा बीटा ग्लोबिन चेन कनेक्टेड होती है। राइट, जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है ना, बीटा ग्लोबिन चेन बनाने के लिए एक जीन होता है, जो जीन लोकेटेड होता है, जैसे हम HBA जीन का नाम देते हैं। HBA जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 11 पे वो जीन लोकेटेड है। राइट, लेकिन किसी इंडिविजुअल में एक म्यूटेशन हो जाती है, वो क्या म्यूटेशन है वो भी पढ़ेंगे हम बाद में। राइट, एक म्यूटेशन हो जाती है और उस म्यूटेशन की वजह से वो नॉर्मल HBA अलील 11th क्रोमोसोम पे म्यूटेट होके HBS अलील में चेंज हो जाता है। राइट, तो नॉर्मल HBA अलील किसमें चेंज हो गया, HBS में, एंड HBS इज नाउ रिगार्डेड एज अ रिसेसिव अलील व्हाइल HBA इज रिगार्डेड एज अ डोमिनेंट अलील। HBA को आपने रिगार्ड किया डोमिनेंट अलील, यस, चेंज टू HBS। राइट मंशिका, वेयर आपने HBS को रिजल्ट किया रिसेसिव अलील। तो ये किसकी वजह से ट्रेट आएगा, जब वो रिसेसिव में होगा तभी ट्रेट आएगा ना, इसीलिए डिसऑर्डर को नाम क्या दिया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर।
Autosomal why? क्योंकि 11th क्रोमोसोम पे recessive है, because working because of the HBS allele which is a recessive allele, right? And this occurs because of the mutation. अब जैसे ही HBS allele आता है, इफेक्ट देखना क्या क्या होंगे, राइट? जब ये HBS allele एक्सप्रेस करता है, राइट, क्योंकि मैंने अभी बताया हर अलील एक्सप्रेस करता है, तो जब ये HBS अलील मेरे पास एक्सप्रेस करेगा, जस्ट वेट रुक, एक बार रिपीट करूंगी इसको मैं, राइट? मैंने फिर से दोबारा से एक बार बेटा, इट्स अ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर जिसके अंदर HB का स्ट्रक्चर ऑल्टर होगा, जिसमें बीटा ग्लोबिन चेन जो है हमारे पास जो नॉर्मली बन रही थी वैसा सीक्वेंस उसका नहीं बनेगा, राइट? क्यों? क्योंकि बीटा ग्लोबिन चेन बनाने के लिए जो जीन है विच इज HBA जीन is located on the 11th chromosome get mutated, वो mutate हो गया as HBS allele, right? And this HBS allele in the homozygous recessive state when present, it leads to the expression and cause amino acid substitution in the beta globin chain. बीटा ग्लोबिन चेन जो बनेगी, अब वो बीटा ग्लोबिन चेन नॉर्मल नहीं बनेगी, उस बीटा ग्लोबिन चेन में 6th अमीनो एसिड की पोजीशन पे ग्लूटामीन की जगह वेलिन प्रेजेंट, राइट? ऑन द 6th आपका यहाँ पर अमीनो एसिड की पोजीशन जो है वो सब्स्टिट्यूट हुई है 6th अमीनो एसिड पे, आपका 6th पोजीशन पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन का अमीनो एसिड होना चाहिए था वो ग्लूटामीन होना चाहिए था, लेकिन HBS इंडिविजुअल में आपको वो वेलिन मिला. दैट इज द फर्स्ट एंड द मेजर एंड द प्राइमरी इफेक्ट, right? Because of this substitution, right, we can say altered beta globin chain is produced, altered hemoglobin structure is formed, where in the case of the reduced oxygen presence in the cell के अंदर अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम है at that time, right, what this will do, valine will cause hydrophobic interaction with the wall of the RBC, राइट? आरबीसी की वॉल के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कर लेता है, एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन द आरबीसीज व्हिच आर सर्कुलर डिस्कॉइड इन शेप, दे जस्ट गेट डिस्टॉर्टेड एंड बिकम सिकल शेप, राइट? सिकल शेप हो जाते, डिस्टॉर्ट हो जाते, पिचक जाते हैं बिल्कुल, right? Because of this sickle shaped RBC formation, active surface area for hemoglobin function reduces, right? And when the active surface area reduces, hemoglobin functioning reduces, because of which, right, metabolic activity reduces, because oxygenation and all the work which are being done by the hemoglobin are going to get reduced. Ultimately it result in the reduction in the metabolism of the body, right? So all these effects which we studied beta, इसमें से अगर पूछा जाए तो मेजर इफेक्ट क्या था? अमीनो एसिड का सब्स्टिट्यूशन. उस सब्स्टिट्यूशन की वजह से सिकल शेप्ड आरबीसी बना. सिकल शेप्ड आरबीसी बनने की वजह से एचबी की एक्टिविटी, उसका सरफेस एरिया कम हो गया. उसकी वजह से एचबी की फंक्शनल एक्टिविटी कम होने की वजह से मेटाबॉलिक रेट बी सेल का क्या हो गया? डिक्लाइन, राइट? ये हमारे पास केस बन गया एज अ कंप्लीट केस फॉर दी सिकल सेल. Is it fine everyone? Right, it can be cured beta in the condition of a heterozygous, right? homozygous के केस में इसे हम heterozygous के केस में क्योर कर सकते हो, homozygous में नहीं करते, क्योंकि जो यहाँ मैं आगे आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, right? HBS individuals survive only for 14 years till the achievement of puberty. After that the person don't survive, right? Go for the death, राइट? सो दैट इज व्हाई हम इसके अलग अलग केसेस पढ़ेंगे, राइट? तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझना कि इट्स अ प्लियोट्रॉपी कंडीशन. डन, राइट? ओके सान्या, राइट? मे बी बच्चा दैट विल बी अ प्रॉब्लम, नो वरीज बेटा, राइट? अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा है सही से, राइट, सो बेसिकली बच्चा आप एक बार वही आईडिया वीडियोस वगैरह देखना, ठीक है, राइट? और उसी के हिसाब से कंप्लीट करना, फाइन, बिकॉज यही एक ऑप्शन है फिर तो, बिकॉज यहाँ तो बेटा सब कुछ सही है, राइट? लेकिन है कि वहाँ पर कंडीशन सही नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम है. दैट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट? लेकिन उसी के साथ साथ बस आप एक पॉइंट ये ध्यान रखो, राइट, कि जब आप करोगे टॉपिक तो जो डाउट्स होंगे मुझसे वो टेलीग्राम पे पूछना, ठीक है सान्या? राइट, जब तक कनेक्शन मिलता है तब तक रिकनेक्ट करने की कोशिश करते रहो ताकि थोड़ा थोड़ा टॉपिक क्लियर होता है, ठीक है? ओके गौरव, राइट? नाउ प्लियोट्रॉपी बच्चा मैंने ये समझाया. प्लियोट्रॉपी, आई सेड दिस थिंग कि अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर जीन है तो मैं ये लेके चलती हूँ वो जीन फंक्शन करेगा तो या तो वो फ्लावर कलर देगा या सीड कलर देगा या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर. नाउ आई से एक पर्टिकुलर जीन एक कैरेक्टर ना देके एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, राइट?
जैसे कि जो सिकल सेल एनीमिया का एचबीएस था, इसका पहला कंट्रोल क्या था, आपका म्यूटेटेड बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, ठीक है। सेकंड क्या आ गया इसका, सिकल सेल एनीमिया आरबीसी फॉर्मेशन, सिकल सेल आरबीसी फॉर्मेशन। थर्ड क्या आ गया, रिड्यूस सरफेस एरिया फॉर हीमोग्लोबिन फंक्शनैलिटी, राइट। एंड फोर्थ क्या हो गया, रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। तो एक्चुअली इसने जो मेन काम किया वो तो एक ही है, ये गलत नहीं है, काम तो ये एक ही कर रहा है मेन, लेकिन क्योंकि सारे फंक्शन, सारे मेटाबॉलिक पाथवे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और उस इंटर रिलेटेड फंक्शन की वजह से बाकी की चीजें, बाकी के इफेक्ट्स भी स्टार्ट हो। आप समझ आया गौरव, राइट। सो इसी वजह से बेटा हमने कहा प्लियोट्रॉपी एग्जिस्ट, रिमेंबर दिस पॉइंट, प्लियोट्रॉपी एग्जिस्ट फॉर द जीन्स वेयर इंटर रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवेज आर बीइंग कंट्रीब्यूटिंग, राइट। उन्हीं जीन्स के लिए, जिन पर्टिकुलर जीन्स के अंदर, राइट, जिन पर्टिकुलर जीन्स के लिए, राइट, दो या दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा मेटाबॉलिक पाथवे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, राइट। समझ आया यहाँ तक का पॉइंट, अब क्लियर है गौरव, अंडरस्टूड, राइट। अच्छा, अब सेकेंड एग्जाम्पल से मैं इसके और अच्छे से समझाती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। सुना है नाम फिनाइल कीटोन्यूरिया का? आई थिंक एवरीवन हैव हर्ड अबाउट इट, राइट, नाम तो सुना ही होगा इसका। फिनाइल कीटोन्यूरिया बेटा, नो, ओके, थ्रू नो वरीज, इट्स एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये एक मेटाबॉलिज्म का एक ऐसा डिफेक्ट है बेटा, राइट, जो स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ बेबी को होता है, राइट, इवन फ्रॉम द प्रेगनेंसी शुरू हो जाता है, प्रेगनेंसी पीरियड में ही हो जाता है, राइट। इट्स आल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ड्यूरिंग दिस डिसऑर्डर व्हाट हैपन, देयर इज अ रिसेसिव जीन इफ प्रेजेंट, अगर रिसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो उस टाइम पे एक एंजाइम जो बन रहा होता है डोमिनेंट जीन से, वो नहीं बन पाता, and that enzyme is phenylalanine hydroxylase enzyme, right? So due to the absence of that dominant gene, right, phenylalanine hydroxylase enzyme is not going to be produced, and this particular enzyme as phenylalanine hydroxylase enzyme catalyze the conversion of phenylalanine to tyrosine। ये अगर एंजाइम प्रेजेंट होगा तो जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन से टायरोसिन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की एब्सेंस की वजह से, राइट, आपका फिनाइल एलानिन से टायरोसिन नहीं बनता। तो अब मेरे पास पहला इसके थ्रू इफेक्ट क्या हो गया, व्हाट विल बी द फर्स्ट इफेक्ट गाइस? पहला इफेक्ट मेरे पास क्या हुआ, यस, अमीनो एसिड विल नॉट बी कन्वर्टेड टू टायरोसिन, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। सो टायरोसिन की प्रोडक्शन नहीं होगी क्योंकि एंजाइम नहीं बना मेरे पास। अब अगर एंजाइम नहीं बना, टायरोसिन मेरे पास नहीं बना, तो अब मैंने यहाँ पर कहा बेसिकली फिनाइल एलानिन जो है मेरे पास वो एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, एंड फिनाइल एलानिन मेटाबोलाइज होके ना फॉर्म कर देता है फिनाइल पायरुवेट, राइट। सो इसकी एक्यूमुलेटेड फॉर्म कौन सी होती है, फिनाइल पायरुवेट। तो इसका एक्यूमुलेशन हुआ, फिनाइल पायरुवेट की सिंथेसिस हुई, एंड फिनाइल पायरुवेट व्हिच इज बीइंग सिंथेसाइज्ड, इट एक्यूमुलेट इन द न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन सेल्स के ऊपर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, न्यूरोग्लियल सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, बिकॉज ऑफ व्हिच कॉज द मेंटल रिटार्डेशन, इट कॉज द मेंटल रिटार्डेशन एंड मस्कुलर डिसफंक्शनिंग, राइट। तो पहला इफेक्ट, मेजर इफेक्ट क्या हुआ बेटा, फिनाइल पायरुवेट का एक्यूमुलेशन, नॉन सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, राइट। सेकंड इफेक्ट क्या हुआ, उसका एक्यूमुलेशन कहां पर करा दिया आपने, न्यूरल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम में, बिकॉज ऑफ व्हिच न्यूरल रिटार्डेशन एंड मस्कुलर डिसफंक्शनिंग हो गई, राइट। फिर मैंने कहा क्योंकि टायरोसिन नहीं बना, टायरोसिन और पाथवे से बन रहा होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पाथवे से नहीं बना, तो वो टायरोसिन के ना बनने की वजह से मिलानिन की सिंथेसिस कम हो गई, क्योंकि टायरोसिन इज वन ऑफ द सबस्ट्रेट यूज्ड इन द मिलानिन सिंथेसिस, राइट। तो मिलानिन की सिंथेसिस मेरे पास कम हो गई। अब अगर मिलानिन की सिंथेसिस कम हो गई तो पिगमेंटेशन का रेट भी मेरे पास कम, right? So it lead to the reduced pigmentation as well, right? Because of which it performs the another minor effect for the phenylketonuria. Understood till here, everyone? This is supposed to say that phenylketonuria is being this exactly, right? यहाँ तक का point समझ आया, right? Everyone understood? तो अब pleiotropy का example clear हो रहा है, how it is being an example of pleiotropy. Understood till here, right? दोनों example से clear है सबको अच्छे से? Yes or no guys? कंप्लीटेड यहाँ तक का टॉपिक अच्छे से, राइट। अब इसी के बाद बेटा यहाँ पर अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इन द केस ऑफ द कॉटन, राइट, एंड इन द केस ऑफ द ड्रोसोफिला, जो ध्यान रखना है, राइट। सो हम कहते हैं इन द केस ऑफ कॉटन, कॉटन के केस के अंदर, राइट, जो लिंट का जीन होता है, लिंट क्या होता है बेसिकली, एनीवन आइडिया अबाउट लिंट, राइट, फिनाइलकीटोन्यूरिया, yes Vanshika, phenylketonuria, right, yes guys, okay, lint का क्या meaning होता है, gene for lint, anyone having an idea in the cotton what is the meaning of lint?
No one. Okay. Now lint का मतलब बच्चे, right? Lint is basically being the one जो उसका thread like nature होता है पहले कॉटन का, कॉटन बॉल्स जो बनती हैं, जैसे हम साइज ऑफ बॉल्स का भी बिल्कुल ठीक है, बॉल्स जो बन रही हैं उस बॉल को हम नाम देते हैं लिंट, नहीं जो छोटे छोटे बॉल्स बनते हैं। तो मैंने कहा जो जीन बॉल के बनाने को कंट्रोल कर रहा है, हु इज गेटिंग टू इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉल, वही जीन इन्फ्लुएंस करेगा प्लांट की हाइट क्या होगी, बॉल का साइज क्या होगा, राइट, नंबर ऑफ ओव्यूल्स क्या होंगे, वाइबिलिटी ऑफ सीड क्या होगा। बिल्कुल ठीक है अशोक। नहीं, तो हमने कहा बेसिकली जो उसका बॉल बनना है उसके लिए जो जीन है, जो बॉल के फॉर्मेशन के लिए जीन है, वो इन सब चीजों को भी इन्फ्लुएंस करेगा, हाइट ऑफ द प्लांट को इन्फ्लुएंस करेगा, साइज ऑफ बॉल को इन्फ्लुएंस करेगा, नंबर ऑफ ओव्यूल को इन्फ्लुएंस करेगा, वाइबिलिटी ऑफ सीड को इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे वो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, आपको सिर्फ ह्यूमन का केस एक पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट हमने कहा ड्रोसोफिला के अंदर जो जीन व्हाइट आई म्यूटेशन करा रहा है, राइट, जो व्हाइट आई कॉज करा रहा है, राइट, वो बेसिकली डीपिगमेंटेशन कर देता है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट, अधिकतर पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर डीपिगमेंटेशन कॉज कर देता है, बिकॉज ऑफ विच एल्बिनिज्म अराइज, राइट। सो दिस पर्टिकुलर जीन विल रिजल्ट इन द डीपिगमेंटेशन, राइट, डीपिगमेंटेशन हमारे पास कॉज करता है इन मेनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एल्बिनिज्म वंशिका, राइट। सो समझ आए यहाँ तक का पॉइंट, राइट। सो ऑन दैट बेसिस हमने डिफाइन किया कि बेटा इसका इफेक्ट कॉटन में क्या और इसका इफेक्ट ड्रोसोफिला में क्या। समझ आए यहाँ तक। अब सबसे मेन इफेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी गार्डन पी के अंदर, जहां से हम 2 पॉइंट इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे, जीन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, राइट। अब देखो ध्यान से समझना, इन द केस ऑफ द गार्डन पी जो हमने पाइथन से डाइव में पढ़ा ना वही सेम, राइट। तो गार्डन पी के अंदर साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन एंड सीड शेप, स्टार्च ग्रेन का क्या साइज है और सीड की क्या शेप है, तो सीड शेप और स्टार्च ग्रेन साइज आर गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय वन जीन, ये किसी एक जीन से कंट्रोल होता है, ठीक है। कौन कौन कंट्रोल हो रहा है हमारे पास, स्टार्च ग्रेन साइज एंड सीड शेप, ये 2 चीजें हमारे पास कंट्रोल हो रही है एक ही जीन से। अब कैसे कंट्रोल होती है, बहुत ध्यान से क्या करते हैं, मैंने कहा यहाँ पर एक बी जीन है, बी जीन मेरे पास प्रेजेंट है 3 स्टेट में, ऑब्वियसली बात है 3 जीनोटाइप भी पॉसिबल है, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल। जब कैपिटल बी प्रेजेंट है तो स्टार्च ग्रेन का साइज आता है लार्ज, जब कैपिटल बी स्मॉल बी प्रेजेंट है स्टार्च ग्रेन का साइज आता है इंटरमीडिएट, जब स्मॉल बी प्रेजेंट है स्टार्च ग्रेन का साइज आता है स्मॉल, राइट। और ये स्टार्च ग्रेन अब है क्या, स्टार्च ग्रेन आर द वन व्हिच आर कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द शेप ऑफ द सीड, जो एक्चुअली सीड की शेप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो मेरे पास स्टार्च ग्रेन का साइज है। जितना बड़ा स्टार्च ग्रेन होगा वो बेसिकली उसकी शेप को प्रॉपर राउंड बना के रखेगा, राइट। इंटरमीडिएट भी है, लेकिन इंटरमीडिएट बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट है तो वो भी एक राउंड शेप बना के रखेगा। लेकिन अगर स्मॉल हो गया साइज, तो स्मॉल साइज होते ही स्टार्च ग्रेन का उसकी शेप थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, राउंड नहीं रह पाएगी, जिसकी वजह से वो रिंकल्ड कहलाया जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा अब शेप को, राइट, ध्यान से मुझे बताना, सीड शेप इज कंट्रोल्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ स्टार्च ग्रेन, यस और नो, राइट। सीड शेप कौन कंट्रोल कर रहा है, इज इट कंट्रोल्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ द स्टार्च ग्रेन का एक्यूमुलेशन कंट्रोल करता है, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द स्टार्च ग्रेन, जो एक्यूमुलेशन ऑफ स्टार्च ग्रेन है will depends on, वो किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, राइट, बिल्कुल, इट विल डिपेंड ऑन द बी जीन, वो बी जीन पे डिपेंड कर रहा है। तो इन शॉर्ट जो बी जीन का एक्सप्रेशन है वही डिसाइड करेगा आगे सीड शेप क्या होगी, बस, ठीक है। तो अब उसके बेसिस पे, राइट, हमने यहाँ पर देखा इसके अंदर, राइट। अब मेरे पास बी जीन बेटा 2 स्टेट में है, 3 स्टेट में प्रेजेंट है, अभी मैं 2 लेके चल रही हूँ, तीसरा वेरी ऑब्वियस है, राइट। जो 2 स्टेट है वो है कैपिटल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल, right, capital B is homozygous dominant, ठीक है, it will produces B allele को produce करेगा, right, and going to further form ABCE1 enzyme, right, that is आपका SBE1 enzyme आपका यहाँ पर form करेगा, and this SBE1 is a starch branching enzyme first, क्योंकि इसके बहुत सारे isomers enzyme के, तो हमने अभी नाम लिया starch branching enzyme first, राइट। अब ये जो हमारे पास स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है, इसका काम है ग्लूकोज को बेसिकली यूज करके वाइंड अप करके स्टार्च की फॉर्मेशन करना, ताकि लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन बन सके, राइट। तो ग्लूकोज की ब्रांचिंग होगी, स्टार्च की फॉर्मेशन होगी, राइट, सो एज टू फॉर्म लार्ज साइज शेप हमारे पास बन सके, ग्रेन की बन सके, ठीक है। और अगर लार्ज साइज ग्रेन्स बन गए तो ऑटोमेटिकली शेप मेरे पास क्या होगा, एकदम। अब मैंने कहा जो मेरे पास कैपिटल बी स्मॉल बी small b is going to show the reduced pigmentation, SBE1 जो हमारे पास है उसकी पिगमेंट, उसका सिंथेसिस जो है बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर उसका सिंथेसिस कम हो गया तो क्या जितना है अमाउंट, थोड़ा भी अमाउंट है तो उसको कुछ साइज में तो चेंज करें, डू इट चेंज इट इन द इंटरमीडिएट साइज फॉर्म, इंटरमीडिएट में चेंज करेगा, स्मॉल तो नहीं कर सकता,
तो इंटरमीडिएट में अगर चेंज करेगा तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2:2, राइट। सो अब हमने कहा यहाँ पर वैल्यू जो हमने यहाँ पर रखी इंटरमीडिएट साइज ग्रेन बना, उससे किस शेप को फॉर्म कर दिया, राउंड शेप। तो अब मुझे ये समझाओ बेटा, क्या इन दोनों जीनोटाइप की वजह से शेप ऑफ द सीड पे कोई फर्क पड़ा? डू इट कॉज एनी डिफरेंस ऑन द शेप ऑफ द सीड? सीड की शेप पे कोई फर्क पड़ रहा है? वेरी गुड, राइट, करेक्ट करेक्ट लिपिका, करेक्ट जोया, राइट। ना हमने कहा बिल्कुल हमारे पास ओनली वन साइज, साइज तो एक ही आ रहा है ना, रेड साइज आपका डिफर कर रहा है लेकिन शेप आपकी वही आ रही है, राइट। सो ऑन दैट बेसिस अगर मैं कहूँ तो क्या मैं ये कह सकती हूँ जो बी जीन है, बहुत ध्यान सुना, जो बी जीन और मुझे कंप्लीट समझ के लाइन समझाना, कोई बी जीन अगर प्रेजेंट है तो इट इज फॉलोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉर द वन ट्रेट while complete dominance for the another character. Is it fine? बी जीन एक कैरेक्टर के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस को प्रूव करता है, वहीं पर बी जीन दूसरे कैरेक्टर के लिए आपका कंप्लीट डोमिनेंस को प्रूव करता है, राइट। अगर मेरे पास वो यस ना, अब समझ आया ना पॉइंट, अगर मेरे पास बेटा वो सिर्फ अगर स्टार्च ग्रेन को कंट्रोल करता तो स्टार्च ग्रेन के हिसाब से क्या शो कर रहा है, साइज के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लेकिन वो शेप, सीड शेप को भी कंट्रोल कर रहा है, मींस इट इज फॉलोइंग द कंप्लीट डोमिनेंस। फटाफट से एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस बन जाए, राइट, क्विकली गाइस, मेक अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग बोथ द कैरेक्टर्स टुगेदर, दोनों कैरेक्टर्स को आपको शो करना है, राइट। You have to show both the characters together and then you have to tell me, right, कि क्या आपका यहाँ पर क्रॉस बनता है, फटाफट से क्विकली। F1 F2 जनरेशन निकालनी है। यहाँ तक हाँ जी बना क्या आ रही है? 3:1 एंड 1:2:1 की रेशो F2 के अंदर। दिखाओ जरा एक बार मुझे, वो खोलो अपना वीडियो, एक बार जरा क्रॉस दिखाओ कैसे बनाया है। Yes, guys. किसी का भी नहीं बना सीरियसली? हाँ जी, तो अब मैं ये कह सकती हूँ, देखो यहाँ पर मैंने कैसे लिया, प्योर लाइन पेरेंट मेरे पास कैपिटल बी राइट एंड स्मॉल बी कैपिटल बी को मैंने कहा लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन, इसको मैंने कहा स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन। अभी कैपिटल बी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कैपिटल आर की तरह बिहेव कर रहा है ना, कैपिटल आर इज राउंड, वहीं पर स्मॉल आर इज रिंकल्ड, फाइन। अब मेरे पास जो आ गया यहाँ पर, जो मैं क्रॉस कर रही हूँ कैपिटल बी को स्मॉल बी से क्रॉस कराऊँ तो कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, which is equivalent to capital R small r। तो सीड कैपिटल R स्मॉल r के हिसाब से सीड शेप तो क्या गई, राउंड, लेकिन कैपिटल B स्मॉल b के हिसाब से स्टार्च ग्रेन का साइज क्या है, इंटरमीडिएट। दोनों शो होगा ना कि एक कंप्लीट डोमिनेंस एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब उसी के बेसिस पे अगर मैं सेल्फिंग कर दूं यहाँ पर, तो कैपिटल B स्मॉल b क्रॉस विद कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस विद कैपिटल R स्मॉल, राइट। अब मैं यहाँ पर निकालती हूँ तो मेरे पास प्रोजेनी क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। तो इसके लिए तो ये भी क्या शो करेगा, राउंड शेप और लार्ज साइज, लेकिन ये दोनों के लिए शेप तो राउंड रहेगी, लेकिन अभी भी शेप कौन सी हो जाएगी हमारे पास, राइट, दैट इज इंटरमीडिएट साइज स्टार्च ग्रेन, ठीक है, राइट। स्मॉल बी इज बीइंग द वन व्हिच इज अ रिंकल्ड शेप एंड द स्मॉल साइज, फाइन। इसका मतलब एक ही जीन, बहुत ध्यान से लाइन क्लियर करना, जीन जब दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है
तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि जैसा उसका इनहेरिटेंस एक कैरेक्टर के लिए वैसा ही उसका इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के लिए फाइन, क्योंकि सीड शेप के लिए इसका कैरेक्टर तो क्या शो कर रहा है, इसका नेचर क्या शो कर रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए हमारे पास इट्स कैरेक्टर फॉर द प्रेजेंस ऑफ राइट टाइप ऑफ स्टार्च ग्रेन, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, इट्स रेशियो इज इन कंप्लीट डोमिनेंस, दैट इज 1:2 फाइन राइट। इसी वजह से यहाँ पर एक लास्ट में लाइन लिखी है और ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत अच्छे से याद रखना है। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज पिगमेंटेशन फॉर और इंफॉर्मेशन फॉर। मीन्स अगर मैं कहूँ किसी भी जीन का एक ऑटोनॉमस फीचर नहीं है, क्योंकि आप कभी भी चाहोगे तो उस जीन की आगे जनरेशन में डोमिनेंस मेंटेन रहती है नहीं रहती वो आप नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। हो सकता है वो डोमिनेंस डिसॉल्व हो जाए। तो डोमिनेंस कोई ऑटोनॉमस फीचर नहीं है कि एक ऐसा फीचर जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है राइट, विदाउट विच कुछ नहीं है हमारे पास। सो इट्स नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ द जीन और द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड और दैट इट हैज इंफॉर्मेशन कंप्लीट। यहाँ तक समझ आया राइट? यस गाइस, कंप्लीट है यहाँ तक का पॉइंट। उसी के साथ इट डिपेंड्स, ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन द जीन प्रोडक्ट पे एंड प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। जहां पर अगर सेम जीन है तो उससे मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिंगल जीन, दैट सिंपली एक्सप्लेन्स द कैरेक्टर कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। फाइन राइट, ओके अपर्णा, कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट बचा। ये दोनों लाइन सबको क्लियर है अच्छे से? Completed? Yes guys, yes or no? Clear? Right, so incomplete dominance, codominance and pleiotropy, everyone understood? आगे बढ़ जाएं? Right, okay guys, that's great, then let's move ahead. अब यहाँ तक बच्चे हमने जितना पढ़ा राइट, हमने प्लियोट्रॉपी का पढ़ा या हमने उससे पहले का जो भी कंसेप्ट पढ़ा राइट, वी सिंपली से दैट राइट, अभी तक हमने एक चीज पढ़ी थी राइट कि कैसे हमारे पास दो जीन्स राइट अगर एक साथ प्रेजेंट है तो वो डायहेब्रिड क्रॉस करते हैं, और एक अकेला जीन प्रेजेंट है तो वो कभी कंप्लीट डोमिनेंट शो कर रहा है, कभी इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो कर रहा है, कभी कोडोमिनेंट शो कर रहा है। नाउ आई से टू जीन्स आर प्रेजेंट टुगेदर right, and we have to study the interaction between two genes present together. While observing this, कि according to Mendelism, a gene must behave its individual function. Right? उसका कोई वो नहीं है कि वो जीन जो है दूसरे जीन के साथ possibly interact करे, ठीक है। तो अब हमने कहा एक ऐसा inheritance जो ये हम start करने वाले हैं, inter-allelic inheritance. This is one of the inheritance, right, where two we can say or more genes which are independent on the same or the different chromosome interact to produce different expressions. अलग अलग expressions produce करने के लिए दो या दो से ज्यादा जीन भले ही सेम क्रोमोसोम पे हैं, भले ही अलग अलग क्रोमोसोम में, लेकिन सेम इंडिविजुअल में हैं right, they will interact together so as to produce right different expressions, अलग अलग expressions produce कर सके right, और वो अलग अलग expressions जो produce करेंगे as a result of intergenic interaction right, इसे हम कहते हैं intergenic interaction, or what we name it as non-allelic interaction right, because it is not between the two alleles of a gene but it is between the two alleles of two different genes. लैंग्वेज समझ आई? इसको थोड़ा और इलैबोरेट करती हूँ मैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। देखो मेरे पास बेटा दो जीन प्रेजेंट है, ए जीन एंड बी जीन। ए जीन इज बीइंग द वन जिसका काम है एक फिनोटाइप को प्रोड्यूस करना, एक्सप्रेशन देना, कैरेक्टर को प्रोड्यूस करना, लेकिन जो उसके नियर विसिनिटी में बी जीन प्रेजेंट है जो उससे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है, असॉर्ट होने में कोई दिक्कत नहीं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है राइट, लेकिन बी जीन जो मेरे पास है वो या तो ए जीन के एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर देगा, ए जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा, छुपा देगा राइट, या फिर हमारे पास क्या करेगा राइट, और इट इज गोइंग टू मोटिवेट और इट इज गोइंग टू इनहिबिट द होल प्रोसेस राइट। अब ये जो कंडीशन हमने बनाई ये हम कैसे इसको स्टडी करते हैं राइट, कि क्या क्या है एक एक करके एक साथ पढ़ेंगे राइट, इसको कि दैट हाउ दिस नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन वर्क। इज इट फाइन एवरीवन? कंप्लीट यहाँ तक बेसिक समझ आ गया राइट। सो द जेनिक इंटरेक्शन राइट, बेसिकली वो इंटरेक्शन जहाँ पर एक से ज्यादा जीन एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे राइट, बिकॉज ऑफ द वीडियो कॉल
राइट। एंड अलॉन्ग विद दिस हमने कहा, ये हमने डिफाइन कर दिया कि हमारे पास दो जीन इंटरैक्ट कर रहे हैं जहां पर एक जीन उसके फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है, राइट, बाय ईदर मास्किंग, बाय ईदर कॉम्प्लीमेंटिंग, बाय ईदर मॉडिफाइंग और बाय इनहिबिटिंग। तो एक एक करके बेटा इसके इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास कैसे होता है ये काम। बस एक चीज याद रखनी है जो मैंने स्टार मार्क करके लिखा है, बोथ द जीन फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्ट। इस लाइन का मीनिंग समझाओ जरा मुझे। अगर दोनों जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करेंगे तो क्या मेरे पास अभी भी जीनोटिपिक रेशो 1:2:1:2:4:2:1:2 yes, am I getting the ratio as the same? वही रेशो आएगी मेरे पास, राइट? यस और नो? वेरी गुड। ओके गाइस, तो अब यहीं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक एक करके मैं इसकी सारी इंटरेक्शंस पढ़ाती जाऊंगी। 6 टाइप की इंटरेक्शंस हैं, हर एक का अब आपका टास्क है। मैं आपको टास्क बताऊं, मैं इंटरेक्शन आपको जो समझाऊंगी उस इंटरेक्शन की आपको मुझे रेशो बतानी है, फिनोटिपिक रेशो क्या आएगी। उस इंटरेक्शन को आपको सॉल्व करना है कि F2 प्रोजेनी के क्या क्या मेंबर्स होंगे जो रेशो को लेके आए। ठीक है, अब फटाफट से सबके पेन पेपर रेडी हो जाएं, राइट, और जल्दी से ये सब प्रोसेस बनना शुरू हो जाए, राइट, जो हम स्टार्ट करेंगे, राइट। सो सबसे पहले आते हैं बेटा पहली इंटरेक्शन जिससे ये प्रोसेस शुरू हुआ, जिसकी वजह से फाइंडिंग मिली मुझे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन वाज फर्स्ट टाइम, पहली बार स्टडी किया, राइट, बेटिसन एंड पनेट ने। पहले बेटिसन एंड पनेट ने पहली बार स्टडी किया। इन्होंने कहा जैसे फ्लावर कलर पी प्लांट्स में, गार्डन पी में मेंडल ने समझाया कि ठीक है फ्लावर कलर हमारे पास, राइट, वॉयलेट और वाइट होगा, राइट, तो उसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने स्वीट पी के अंदर फ्लावर कलर को ऑब्जर्व। फ्लावर कलर के दो ही ट्रेट मिले, वन इज पर्पल एंड अनदर इज व्हाइट। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है यार, पर्पल और व्हाइट मिल रहा है, वैसे मेंडलिज्म फॉलो करते हैं। जब उन्होंने पॉपुलेशन में देखना शुरू किया, जब उन्होंने F1 बनाई, राइट, तो F1 के अंदर तो उनको सेम वही रिजल्ट मिला, वॉयलेट कलर मिला फ्लावर का, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब उन्होंने F2 बनाई तो कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आने चाहिए गाइस, कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आने चाहिए F2 के अंदर, व्हेन दे कंसीडर दैट दिस इज गोइंग टू फॉलो द मेंडलिज्म, ये मेंडलिज्म को फॉलो करने वाला है, हैविंग द टू पॉसिबल ट्रेट्स फॉर अ कैरेक्टर दैट इज वॉयलेट एंड व्हाइट। हाँ जी, हाउ मेनी पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस टू बी देयर, कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन होने चाहिए फटाफट से? 16 और 4, राइट धनंजय, 4। वाई 4 गाइस? मोनो हाइब्रिड है ना, एक ही कैरेक्टर को तो पढ़ रहे हो, अगर एक ही कैरेक्टर को पढ़ रहे हो तो मोनो हाइब्रिड हुआ ना, राइट। सो ऑन दैट बेसिस 4 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आने चाहिए, यस। बट व्हाट दे ऑब्जर्व, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने कहा भाई 4 नहीं आ रहे मेरे पास, 16 आ रहे, 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आर कमिंग, और 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन तो डाई हाइब्रिड में आते हैं। तब इनको लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि दो जीन मिलके फ्लावर कलर को कंट्रोल कर रहे हो, फ्लावर कलर को मैनेज कर रहे हो। इन्होंने इंटरेक्शन स्टार्ट कर दी, राइट, ये स्वीट पी इज द एक्सेप्शन। उन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया प्रोसेस। उन्होंने क्या कहा, बेसिकली दो जीन है स्वीट पी के अंदर, एक जीन का काम है, राइट, और पहली बात तो दोनों जीन मिलके एक मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करेंगे और उस पाथवे की वजह से पर्पल कलर आएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे काम होता है कि वन जीन इज सी जीन, अनदर इज पी, नाम दे दिया अल्फाबेट सी एंड पी। जो जीन सी है ना, सी जीन एक एंजाइम बनाता है, जैसे ही मैंने कहा कि जब भी कोई जीन फंक्शन होगा वो एंजाइम बनाएगा, वो एक एंजाइम बनाता है, एंड बेस्ड ऑन दैट, उसकी बेसिस पे, राइट, जो एंजाइम मेरे पास बनता है उसके बेसिस पे, राइट, वहां पर क्या होता है कि एक जो प्रिकर्सर है वो आपका एक इंटरमीडिएट फॉर्म में चेंज हो जाता है। जब एंजाइम पी मिलता है जो पी जीन बना रहा है, दूसरा सेट ऑफ जीन हो गया ये मेरे पास, जब एंजाइम पी देगा तो एंजाइम पी मेरे पास उस इंटरमीडिएट को एंथोसाइनिन में चेंज करेगा, और एंथोसाइनिन उससे क्या बना देगा, एंथोसाइनिन इज गोइंग टू फॉर्म दैट पर्पल कलर को प्रोड्यूस कर देगा। अब इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये मेरे को समझ आया, यहाँ पर ऐसे काम होता है। इसका मतलब अगर इसमें देखोगे बेटा तो एक प्रिकर्सर था, क्रोमोजेनिक प्रिकर्सर विच इज व्हाइट इन कलर, intermediate आया which is forming as white in color with the help of the enzyme C, anthocyanin बन गया as a purple in color by giving up the enzyme P। इसका मतलब मुझे पहले ये समझाओ, फटाफट से चैट में समझाना, irrespective of reading the whole slide now, right, tell me this one, अगर ये दोनों जीन एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है तो पर्पल कलर मिलेगा डोमिनेंट स्टेट में, या आपको पर्पल कलर एक जीन के डोमिनेंट से भी मिल जाएगा? यस, अगर दोनों जीन डोमिनेंट में प्रेजेंट होंगे तो आपको पर्पल कलर मिलेगा, या फिर अगर एक अकेला जीन भी डोमिनेंट में प्रेजेंट है तो आपको पर्पल कलर मिल जाएगा। यस, क्या होना चाहिए आंसर? डोमिनेंट तो होना चाहिए, लेकिन दोनों, वेरी गुड, दोनों की वजह से। सो कैन आई से, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपका जीन पी का फंक्शन है इज गेटिंग कॉम्प्लीमेंटेड बाय जीन पी फंक्शन,
जो C का फंक्शन है वो P के फंक्शन से कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तभी मुझे रिजल्ट मिल रहा है। अगर P हटा दूं तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर C हटा दूं तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब टेल मी गाइस, इफ आई विल से राइट, अगर मैंने कहा कि मेरे पास जो जीनोटाइप है दैट इज कैपिटल C स्मॉल p, व्हाट शुड बी द कलर? capital C, small p, what should be the color? White. Good Kushagra, white. Why? Because अभी मेरे पास P dominant नहीं है जो cause कर पाए. Small c, capital P, small p. Small c, capital P, small p. White again, yes. No purple, white again. क्योंकि C अभी रिसेसिव में था ना, अब C रिसेसिव में तो क्रोमोजेनिक प्रिकर्सर तो चेंज ही नहीं हुआ ना जब तक C नहीं होगा। समझ आ गया ना पॉइंट, राइट? इसकी वजह से कैन आई से बोथ द C and P आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, राइट? दे आर गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर बाय डेवलपिंग दैट पर्पल कलर। बट लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? बोथ जीन हैज टू बी प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म टुगेदर, देन ओनली डोमिनेंट ट्रेट अपीयर, otherwise dominant trait won't appear, right? इसके अलावा dominant trait नहीं आएगा. This is basically the complementary interaction. Is it fine everyone? यहाँ तक समझ आया complementary का meaning, right? अब फटाफट से एक F2 generation बनाओ. पहले pure line parent लो, right? Everyone just open up your cameras and let me see क्या क्या बनता है, right? And उसी के साथ साथ right, make a Punnett square taking up the pure line generation. प्योर लाइन जनरेशन लो. प्योर लाइन जनरेशन क्या लेके चलोगे? पहले मुझे उसका जीनोटाइप चार्ट में लिख देना. F1 क्या आ रहा है उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखो, और फिर F1 की सेल्फिंग करके F2 बनाओ एंड टेल मी द रिजल्ट फॉर F2. F2 में फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड वाली आएगी, मोनो हाइब्रिड वाली आएगी, या कुछ नया आ जाएगा? राइट, यस, फटाफट से टेल मी दैट. यस गाइस, वेरी गुड राजुल. Right, capital C, capital P into small c, small p is the pure line generation. Very good. Right. हाँ जी, अब प्योर लाइन जनरेशन के ट्रेट क्या हो जाएंगे? वन इज कमिंग अप पर्पल, वन इज कमिंग अप व्हाइट, राइट? पर्पल एंड व्हाइट का फ्यूजन करा रहे हो. F1 बताओ क्या मिलेगा क्विकली. ध्यान थोड़ा यहाँ भी रहे चार्ट पे भी सबका. F1 क्या बनेगा? वेरी गुड राजुल. राइट, कैपिटल C, कैपिटल P, स्मॉल p. बिल्कुल ठीक है, कैपिटल C, कैपिटल P, स्मॉल p. राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट. अब इसका F1 का ट्रेट क्या आ गया? पर्पल आ गया. फिर से दोनों डोमिनेंट में है ना मेरे पास. अब दोनों F1 की सेल्फिंग करो. तो हाउ मेनी गेमीट्स बाय द वन पेरेंट? वन F1. एक F1 से कितने गेमीट्स आ रहे हैं? How many? 4. Very good. 4 gametes by the one, 4 gametes by the another. So how many zygotic combinations will be achieved? 16. Absolutely. फटाफट से 16 zygotic combination. Tell me the phenotypic and genotypic ratio. फटाफट से quickly guys. Phenotypic and genotypic ratio. क्या आएगी मेरे पास? Phenotypic ratio क्या आने वाली है? Genotypic ratio क्या आने वाली है? Right. उसको पढ़े जरा एक बार. One is to 2 is to 1, 9 is to 7, 9 3 3 1. क्या 9 is to 7? phenotypic आ रही है, genotypic आ रही है? 9 is to 7 phenotypic. Okay Rajul. And genotypic ratio? Okay, phenotypic 9 is to 7. Very good. 9 are coming up. Okay, इसमें 9 are complementary trait or non-complementary trait? 9 are complementary trait or non-complementary trait? नाइन इज टू सेवन जीनोटिपिक नहीं आएगी, फिनोटिपिक आएगी. फिनोटिपिक आएगी मंशिका. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके गाइस, सो आई एम गेटिंग एन आंसर. यस, हाँ जी. तो अब मैं जरा एक बार खोलती हूँ, सब मैच करना राइट अपने साथ क्या क्या आ रहे हैं. ओके गाइस,
अच्छा, अब यहाँ पर देखिए C and P both complement each other in developing purple color but only in the dominant form. So यहाँ पर अगर मैं इसका पनेट स्क्वायर नहीं बनाती, देखो मेथड आपके पास बहुत सारे, तो एक मेथड पनेट स्क्वायर का है आपके पास कि पनेट स्क्वायर बना लो, दूसरा मेथड याद है हमने ब्रांच फॉक किया था, तो बेटर टू डू ब्रांच फॉक मेथड, राइट, बेटर है ज्यादा कि ब्रांच फॉक मेथड किया जाए। ब्रांच फॉक मेथड करोगे तो उसके अंदर आपका C and P जी, कैपिटल C स्मॉल सी P के थ्रू ऐसे 3 बना लिए। अब अगर मैं करना शुरू करूं तो मुझे यहाँ पर आ जाएगा पर्पल कितने हैं, व्हाइट कितने हैं, राइट। सो पर्पल और व्हाइट अगर मेरे पास निकल आए तो बेटा 9 मेरे पास क्या आ गए पर्पल, 7 मेरे पास क्या आ गए व्हाइट। तो 9/16 इज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेड प्रोबेबिलिटी। 7/16 इज अ नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेड प्रोबेबिलिटी। इज इट फाइन ना, राइट। जीनोटिपिक रेशियो रिमेन द सेम। एंड गाइस ये मैंने पहले भी बोला था, अगर जीनोटिपिक रेशियो मेरे पास सेम रहती है, इसका मतलब that trait is not obstructing independent assortment. Got it ना, कि वो trait independent assortment को obstruct नहीं करता, ठीक है, right। समझ आया यहाँ तक का point, right, understood till here? Yes, complete with the first inheritance, complementary inheritance। पहला पार्ट क्लियर हो गया सबको अच्छे से, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? yes, complete है बेटा everyone, हर एक का बन गया है। पनेट स्क्वायर बनाओ या फिर आप इसका नॉर्मल ये बना के चलो, राइट, वन एंड द सेम थिंग विल बी देयर, ओके। अच्छा, एक और चीज, एक मैंने चैट में मेंशन किया है, टेल मी इज इट अ प्योर लाइन क्रॉस? मैंने क्रॉस मेंशन किया, इज इट अ प्योर लाइन क्रॉस और नॉट? यस और नो? नो, ओके सलोनी, इट्स नॉट अ प्योर लाइन क्रॉस। यस अंकुर, ओके शिवम, ओके स्वतंत्र। प्योर लाइन का क्या मीनिंग होता है ये समझाओ जरा। ओके, होमोजाइगस, हाँ जी। अब थोड़ा ध्यान से, राइट, थोड़ा ध्यान से। प्योर लाइन, ये प्योर लाइन क्रॉस ही है बिल्कुल, इट्स अ प्योर लाइन क्रॉस, राइट। प्योर लाइन क्रॉस का मतलब यू नीड अ होमोजाइगस ट्रेट, राइट, यू नीड अ होमोजाइगस पेयर। मैंने पहले भी कहा था वेदर इट इज अ डोमिनेंट और इट इज अ रिसेसिव। अब इसी का जरा बनाना F1, इसकी बनती है F1 जो मैंने क्रॉस दिया है, कैपिटल सी स्मॉल पी, इससे गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल सी स्मॉल पी, राइट, स्मॉल सी कैपिटल पी से गैमीट क्या बनेगा, स्मॉल सी कैपिटल पी। क्या बन गया मेरे पास, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, दैट्स इट। इज इट फाइन ना, राइट। इसका मतलब इट्स अ प्योर लाइन क्रॉस। ये चीज, अब यही चीज ध्यान रखनी है, मैंने इसीलिए दिया ये, क्योंकि क्वेश्चन में आता है बच्चे इसको पूरा करने बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई हमसे क्वेश्चन हुआ नहीं, जबकि क्वेश्चन इतना सिंपल है। प्योर लाइन क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पूरा होमोजाइगस डोमिनेंट को पूरे होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराओगे, सारे जीन डोमिनेंट एक में, सारे जीन रिसेसिव एक में। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। हम ये लेके चलते हैं कि हमारे 2 या 3 जीन, जितने भी, कितने भी 10-15 जीन भी ले लो, उसमें से एक ना एक तो रिसेसिव होगा ना बेटा। तो प्योर लाइन का मतलब कि एक कॉम्बिनेशन डोमिनेंट और रेसेसिव का, राइट, वो होना चाहिए जो होमोजाइगस स्टेट में हो। इज इट फाइन नाउ? अब समझ आ गया पॉइंट? क्लियर है? याद रहेगा पॉइंट अच्छे से? अब गलती नहीं होगी इस चीज में। गुड एवरीवन। ओके गाइस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, अब इसी के साथ अगर देखा जाए बेटा, तो हमने कहा यहाँ पर, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री इनहेरिटेंस की लास्ट कुछ लाइंस, राइट। सो इट इज बिलीव दैट द डोमिनेंट जीन, जो जीन सी है, डोमिनेंट जीन सी कन्वर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल को एक ऐसे यूनिट में विच इज कॉल्ड क्रोमोजन, विच इज फर्दर कन्वर्ट टू एंथोसायनिन पिगमेंट थ्रू जीन पी। इसलिए दोनों जीन एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि एक फाइनल प्रोडक्ट बन सके, लेकिन जब दोनों जीन किस में प्रेजेंट होंगे, डोमिनेंट स्टेट में। क्वेश्चन की लैंग्वेज पता है इससे क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इंटरेक्शन इज ऑब्जर्व व्हेन together such that if both dominant are present then they contribute a trait। आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री इनहेरिटेंस। आपको लैंग्वेज पढ़ के पहचानना होगा। एग्जाम्पल यही रहेंगे, इसका एग्जाम्पल चेंज नहीं होना चाहिए। फ्लावर कलर इन स्वीट पी इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन इनहेरिटेंस
hence it is to be followed. यही होगा इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल आपको याद नहीं करने, एग्जाम्पल बहुत है, आपको एक एक याद करना, ठीक है। न्यूमेरिक क्वेश्चन में जहां दिख जाए स्वीट पी, जहां दिख जाए फ्लावर कलर, मोनोहाइब्रिड आपका कैरेक्टर दिखे, राइट, जो कंट्रोल डाईहाइब्रिड से हो रहा हो, वो आपका आंसर जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक का पॉइंट। मैं क्वेश्चन कराती हूँ एपिस्टासिस के बाद इसके, राइट, कंप्लीट है यहाँ तक का पॉइंट। लेट मी स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। ओके एवरीवन, सो द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंटरेक्शन इज एपिस्टासिस, राइट। अब बहुत ध्यान से, एपिस्टासिस एक ऐसा नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन जहां हम कहते हैं एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है, छुपा रहा है, उसके फिनोटाइप को ऑल्टर कर रहा है। So it's a non-allelic gene interaction when one gene masks the expression of another gene and alter its phenotype. Means दो जीन है आपके पास बेटा, A और B। A जीन को किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। A जीन अपना खुद का कैरेक्टर कंट्रोल करता है, अपना खुद का डोमिनेंट ट्रेट बनाता है, अपना खुद का रिसेसिव ट्रेट बनाता है। A जीन को जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की, किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन जो B जीन उसके साथ अगर इनहेरिट हो गया, तो बी जीन के पास एबिलिटी है ए के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा, उसके एक्सप्रेशन को छुपा देगा, ठीक है, और उसको छुपा के अपना एक्सप्रेशन लेके आएगा, उसी कैरेक्टर का अपना एक्सप्रेशन लेके आएगा। इज इट फाइन? तो अब मैंने कहा जो जीन जिस एक्सप्रेशन को दूसरे के एक्सप्रेशन को मास्क करता है, छुपाता है, उसको कहा एपिस्टैटिक जीन। लेकिन जिसके एक्सप्रेशन को मास्क किया जाता है उसे कहा मैंने हाइपोस्टैटिक जीन, ठीक है। जो बी जीन है वो मास्क कर रहा है एक्सप्रेशन, भले ही ए डोमिनेंट में हो, भले ही ए रिसेसिव में हो, फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से एक एक चीज, बी जीन जब ए जीन के एक्सप्रेशन को मास्क करता है तो बी जीन को ये फर्क नहीं पड़ता कि ए डोमिनेंट में, ए रिसेसिव में, किसी में भी हो, मास्क हो जाएगा हाइपोस्टैटिक। लेकिन ये जरूर फर्क पड़ता है कि बी डोमिनेंट में या बी रिसेसिव में, राइट, क्योंकि इसी के नेचर के बेसिस पे हम एपिस्टैसिस के टाइप्स बनाते हैं। अगर बी डोमिनेंट में होके ए के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है तो डोमिनेंट एपिस्टैसिस, अगर बी रिसेसिव स्टेट में होके ए के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है तो रिसेसिव एपिस्टैसिस। इज इट फाइन एवरीवन? समझ आया कंसेप्ट? राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है एपिस्टैसिस, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो अच्छे से याद रखना है, कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा बच्चे एक चीज और, एपिस्टैसिस अगर मैं डिफाइन करती हूँ, राइट, इफ आई डिफाइन एपिस्टैसिस, राइट, आई विल से इज एपिस्टैसिस एंड dominance, complete dominance are same with respect to each other or is there any difference? ध्यान से सोचना फिर मुझे बताना, एपिस्टैसिस एंड complete dominance, are they same with respect to each other or they are different? डिफरेंट कैसे? एक पॉइंट पे सेम है, एक पॉइंट पे डिफरेंट है। थोड़ा सोचो कौन सा पॉइंट है जिसपे सेम है, कौन सा पॉइंट है जिसपे डिफरेंस है। रिसेसिव allele is masked, very good Zoya, right, now see complete dominance, dominant allele is masking the recessive allele. Epistasis, one gene is masking the another gene, so they are similar in the effect of masking, ठीक है ना, दे आर सिमिलर इन द इफेक्ट ऑफ मास्किंग, मास्किंग के इफेक्ट में सेम है, लेकिन दे आर नॉट सेम, दे आर एंटायरली डिफरेंट। एंटायरली डिफरेंट वाला कोई पॉइंट बताए मुझे, सो दैट आई सी किसका दिमाग सबसे ज्यादा इस चीज के लिए चल रहा है, राइट, और किसने बहुत अच्छे से टॉपिक समझ लिया। हाँ जी, कंप्लीट डोमिनेंस एंड एपिस्टैसिस आर सेम ऑन द ग्राउंड ऑफ मास्किंग, but they are not same with respect to each other as share the major difference. What the major difference is? B can mask A, okay, और कोई पॉइंट अच्छा सा? डोमिनेंट मास्किंग, देखो डोमिनेंट भी मास्क कर रहा है, एपिस्टैसिस के थ्रू भी मास्किंग हो रही है। एक पॉइंट जो सोचो थोड़ा, एपिस्टैसिस इज इंटरजेनिक मास्किंग, कंप्लीट डोमिनेंस इज इंट्राजेनिक मास्किंग, दैट्स इट। एक पॉइंट पर पूरा डिफरेंस खत्म हो गया।
देखो, एपिस्टासिस इज इंटरजेनिक मास्किंग, दो जीन के बीच की मास्किंग है, बिल्कुल एक जीन में होता है सलोनी, राइट। वाइल आपका डोमिनेंस इज इंट्राजेनिक मास्किंग। समझ आ गया डिफरेंस? याद रहेगा, पॉइंट अच्छे से स्टार मार्क करके सबके नोट से मेंशन हो जाए। डोमिनेंस इज इंट्राजेनिक मास्किंग while epistasis is, sorry, dominance is intergenic dominance is intragenic masking, while epistasis is intergenic masking। एपिस्टासिस इंटरजेनिक है क्योंकि दो जीन के बीच में होता है, डोमिनेंस इंट्राजेनिक है क्योंकि एक ही जीन के दो अलील्स के बीच में होता है। इज इट फाइन? राइट, यहाँ तक का पॉइंट समझ आया अच्छे से? कंप्लीट? फाइन, अब क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? बढ़ जाऊं आगे टाइप के ऊपर, राइट। सो द नेक्स्ट कैटेगरी, पहला टाइप जो हम इसका स्टार्ट करेंगे एपिस्टासिस का, दैट इज डोमिनेंट एपिस्टासिस। बहुत ध्यान से इसको, नाउ डोमिनेंट एपिस्टासिस का मतलब क्या मीनिंग है, पहले पूरा मीनिंग समझना, एग्जाम्पल नोट करना, फिर उसके मुझे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो बताना, ठीक है? तो मैं अब अगले पेज पे नहीं जाऊंगी, पहले आप ये काम करोगे, राइट। हाँ जी गाइस, डोमिनेंट एपिस्टासिस का मतलब, एपिस्टैटिक जीन has to be in a dominant state to cause the masking, ठीक है? एपिस्टैटिक जीन का डोमिनेंट स्टेट में होना कंपल्शन, has to be compulsion, करेक्ट? अब अगर वो कंपल्शन है तो वो कंपल्शन कैसे हम प्रूव करते हैं? लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, नाउ एक बेसिकली एग्जांपल है इसका, दैट इज फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश और कुकुरबिटा पेपो, राइट? कुकुरबिटा पेपो समर स्क्वैश का फ्रूट कलर, राइट? फ्रूट कलर कंट्रोल करने का एक जीन है वाई जीन, राइट? फ्रूट कलर कंट्रोल करने का एक जीन है मेरे पास वाई जीन। वाई जीन जब डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट है ना, तो इट इज प्रोड्यूसिंग येलो कलर, लिखते जाना। वाई जीन जब डोमिनेंट स्टेट में, तो इट इज प्रोड्यूसिंग येलो कलर। वाई जीन जब रिसेसिव स्टेट में, इट इज प्रोड्यूसिंग ग्रीन कलर। एंड वाई इज अ हाइपोस्टैटिक जीन, ठीक है? वाई हाइपोस्टैटिक जीन है, जब वो डोमिनेंट में है तो येलो कलर दे रहा है क्योंकि क्लोरोफिल से क्रोमोफिल में आपका क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, कैरोटिनॉइड ज्यादा बन रहे हैं। लेकिन जब वो रिसेसिव स्टेट में, तो उस टाइम वो चेंज नहीं कर रहा, वो ग्रीन का ग्रीन कलर ही अपीयर करा रहा है, ठीक है? अब मेरे पास इसके पास आ गया एक एपिस्टैटिक जीन विच इज डब्ल्यू जीन। डब्ल्यू एपिस्टैटिक जीन जो डब्ल्यू जीन है, जब वो डोमिनेंट में है, इट कॉज द मास्किंग ऑफ वाई, वाई का मास्किंग करेगा and will produce a white color, white color दे देगा उसको, right? W when present in dominant state cause the masking and produce white color, while W in recessive cause no masking। is it fine everyone? फंडा समझ आया क्या है इसके पीछे? तो अगर आप मुझे बताओ फटाफट से, कैपिटल W, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल W, स्मॉल W, what should be the color? Capital Y, capital Y, capital W, small w, what should be the color? Very good, white, right? Very good. Small y, capital W, small w. Small y, capital W, small w. Once again white, very good, right? Why white again? क्योंकि अब मेरे पास W तो अभी भी dominant में ना, small y, small w, small w. स्मॉल y, स्मॉल w, स्मॉल w, ग्रीन ग्रीन, स्मॉल y क्या देता है? ग्रीन कलर, राइट? व्हाइट नहीं, क्योंकि अब तो स्मॉल w हो गया ना। कैपिटल Y, स्मॉल w, स्मॉल w, कैपिटल Y, स्मॉल w, स्मॉल w, येलो। डोमिनेंट रेट कौन सा है बेटा? येलो, राइट? डोमिनेंट इज येलो, Y डोमिनेंट में हो गया ना, तो येलो कलर। अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक? राइट, वेरी गुड। अब फटाफट से F1 की सेल्फिंग, F2 की रेशो, बहुत जल्दी से फटाफट, क्विकली गाइस। सेल्फिंग ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। F1 की सेल्फिंग कराओ, पहले प्योर लाइन लो, F1 बनाओ, F1 की सेल्फिंग कराओ, और F1 की सेल्फिंग के बाद F2 जनरेशन निकालो, जल्दी से बेटा।
And I want answer from everyone, guys. Everyone should reply in the chat. Another 2 minutes and then I'll. One is to 12 is to 4. Okay, Sushant. 12 is to 4. Do it again, Sushant. कहीं गलती कर रहे हो एक जगह. Very good, Abhishek. 12, 3, 1. Very good, Shruti. Good one. Great, Swatantra. Super. Genotypic ratio. कौन से मेथड से कर रहे हो अच्छा? कौन से मेथड से कर रहे हो? Punnett square या branch walk method? Okay. So let me see the notebooks of some of you. Right. तो मैं जिसका नाम लूंगी वो फटाफट से अपना वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है? और वीडियो नहीं है तो सेम ही आई विल अनम्यूट यू, विल टेल मी द आंसर, ठीक है? ओके. यस अनुश्री, मैंने अनम्यूट भी कर दिया है. और एक बार वीडियो ऑन करके मुझे दिखाओ क्या बनाए फटाफट से. अनुश्री, अमन, निकुंज, यस 3 ऑफ यू फटाफट से बच्चा. जल्दी से. वरना हाँ जी. यस अनुश्री, अमन, निकुंज, अपर्णा, शिवाम, यस अनुश्री, यस अपर्णा, ओके. दिखाओ बेटा राणा, दिखाओ इसमें. आई हैव अनम्यूट यू एज वेल. Okay. Very good. Super. Great. That's okay. So Aman. Very good. Very good. Very good. Okay, guys. Right. So बच्चा अब इस पे इतना शर्माने की बात नहीं है. Right. जो काम किए हो तो थोड़ा बहुत दिखाओगे तो दिखेगा मुझे भी कि क्या कर रहे हो बैठ के वहाँ घर पे. राइट. वेरी गुड. वेरी गुड. राइट. दैट्स गुड. राइट. हाँ जी. तो अब सबकी आ गई रेशो 12:3:1 एंड जीनोटिपिक रेशो एज द सेम. जीनोटिपिक रेशो ये होती है, जैसे लिखा है श्रुति, जीनोटिपिक रेशो इज 1:2:1 आती है ना. 9:3:3:1 तो फिनोटिपिक होती है. राइट. हाँ जी. तो अब देखो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, कुकुरबिटा, पेपो. राइट. तो येलो कलर आया, ग्रीन कलर आया, मास्किंग की वजह से हमारे पास ये आ गया. एंड दिस इज व्हाट यू गेट द रेशियो एज 12:3:1. राइट. जहाँ जीनोटिपिक रेशियो आपकी एज सेम आई. तो चेक करो फटाफट से, यही जीनोटाइप आ रहे हैं सबके. राइट. अब दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ बच्चे. राइट. एक मेथड पनेट स्क्वायर जो हमें पता है आ गया. एक मेथड ब्रांच वॉक मेथड, वो भी हमें आ गया. अब एक मेथड और जहाँ पर ना जीनोटाइप बनाना सीखो. मान लो कोई कंडीशन क्वेश्चन में आ गई तो जीनोटाइप कैसे बनाओगे. एक छोटा सा ध्यान से सुनना.
अब इसमें मैंने ये निकालने के लिए ना मैंने कोई पनेट स्क्वायर या ब्रांच ऑफ मेथड नहीं लिया. What I have taken, मुझे इतना पता है बेटा, मेरे पास 3 फिनोटाइप्स आएंगे. कौन कौन से 3 फिनोटाइप्स आएंगे? एक डोमिनेंट एपिस्टैटिक आएगा, एक डोमिनेंट हाइपोस्टैटिक आएगा, एक रिसेसिव हाइपोस्टैटिक आएगा. तो दिस इज नोन. इसका मतलब फिनोटाइपिक रेशियो के 3 मेंबर्स हो. अब मैंने कहा अगर मैं पहला देखूं कि डोमिनेंट एपिस्टैटिक कब आएगा, कि जब एपिस्टैटिक जीन को आप डोमिनेंट लेके चलो, ठीक है, और आपका हाइपोस्टैटिक जीन डोमिनेंट और रिसेसिव कोई भी हो, केसेस बनाओ इसके फटाफट से. तो अब मैंने एपिस्टैटिक जीन को देखो डोमिनेंट रखा, मींस कैपिटल डब्ल्यू रखा, तो मैंने वहीं पर हाइपोस्टैटिक को एक बार डोमिनेंट रखा, कैपिटल वाई. अब डोमिनेंट हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, तो उसको हेटेरोजाइगस ले लिया. ऐसे डब्ल्यू भी हेटेरोजाइगस हो सकता है, उसको भी हेटेरोजाइगस ले लिया. फिर मैंने कहा भाई डब्ल्यू मेरे पर डोमिनेंट रहेगा, लेकिन वाई रेसेसिव भी हो सकता है, तो वाई के रेसेसिव वाले केसेस भी ले लिए. ठीक है, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर टोटल 6 केस बना लिए और आंसर मेरे पास 12/16 आ गया. ये इसीलिए बनाना सीखना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ मेनी जीनोटाइप्स विल प्रोड्यूस राइट डोमिनेंट एपिस्टैटिक ट्रेट. तो वहां दोबारा करोगे नहीं क्वेश्चन, वहां जीनोटाइप खुद बनाओगे. समझ आया पॉइंट? राइट. नाउ द नेक्स्ट वन, येलो जीनोटाइप्स कौन से होंगे हमारे पास? कैपिटल वाई. येलो कब आएगा? जब मेरे पास डब्ल्यू क्या हो गया? रिसेसिव, और वाई क्या होगा मेरे पास? डोमिनेंट. Is it fine ना? Right, so I'll say W is yellow मेरे पास कब मिलेगा? जब मुझे W रेसेसिव मिलेगा और Y मेरे पास डोमिनेंट मिलेगा. एंड दैट कंडीशन ओनली. और ग्रीन कब मिलेगा? जब मेरे पास W, तो W मेरे पास रेसेसिव है ही है, लेकिन Y भी क्या हो गया? रेसेसिव. ठीक है, राइट. तो इस तरीके से मैंने इसको फाइंड कर. अब मैंने कहा बच्चे ये जो 12:3:3:1 का रेशियो है, इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं. राइट. अब थोड़ा एक और मेथड आपको मैं सबसे सिंपल वाला बताती हूँ. अगर डाइहाइब्रिड की रेशियो याद हो मेंडल की, तो मेंडल की डाइहाइब्रिड की फिनोटाइपिक रेशियो क्या आती थी? 9:3:3:1. इज इट फाइन? ये आता था 9:3:3:1. इज इट राइट ना? ओके. नाउ ये W है बेटा, ये स्मॉल W है, ये कैपिटल W, ये स्मॉल W ही है. एक से फाइन. हाँ जी. अच्छा, अब एक अगर याद हो तो यहाँ हम इसकी रेशो लेते हैं 9:3:3:1. फाइन. 9 मेरे पास क्या आते हैं? बोथ डोमिनेंट. दोनों डोमिनेंट का 9 होता है, तो 9 हो गए बोथ डोमिनेंट. तो 9th में कौन सा ट्रेट आ जाएगा मेरे पास? व्हाइट. ठीक है, दोनों डोमिनेंट हो गए. अगला 3 मेरे पास क्या होता है? फर्स्ट जीन डोमिनेंट, सेकंड जीन रेसेसिव. राइट. फर्स्ट जीन को मान लो मैं एपिस्टैटिक जीन ले लेती हूँ, तो फर्स्ट जीन डोमिनेंट है. अगर पहला जीन डोमिनेंट आ गया तो ऑब्वियसली मेरे पास कलर क्या आ गया? व्हाइट. ठीक है. अब मैंने कहा यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है? 3. फर्स्ट जीन रेसेसिव, सेकंड जीन डोमिनेंट. यही लेके चलते हो ना? फर्स्ट जीन रेसेसिव, सेकंड जीन डोमिनेंट. तो अब पहला जीन रेसेसिव ले लिया. अगर पहला जीन रेसेसिव ले लिया तो एपिस्टैटिक का इफेक्ट खत्म, हाइपोस्टैटिक का शुरू हो गया. और हाइपोस्टैटिक जब डोमिनेंट है तो कौन सा कलर देगा? येलो. और लास्ट वाला कौन सा होता है? वह बोथ आर रेसेसिव. और दोनों रेसेसिव है तो कलर कौन सा आ जाता है मेरे पास? अगर रेशो. तो अब 9 और 3 को सम कर दो तो क्या आ जाएगा? 12. राइट. फिर 3 पे क्या आ जाएगा? 3. राइट. अगला क्या आ जाएगा? दिस इज हाउ यू कैन चेक कि आपने रेशो जो निकाली है वो सही है या फिर गलत, कुछ गड़बड़ कर. आई होप एवरीवन इज नाउ क्लियर कैसे सॉल्व किया मैंने. समझ आ गया बेटा? राइट. अंडरस्टूड एवरीवन. तो ये मैंने मेथड सब बता दिए कैसे सॉल्व करना है. ठीक है. राइट. ओके गाइस. राइट. सो स्टार्ट करें नेक्स्ट वन पे. राइट. ऐसे 9:7 की भी निकाल के देखना, आ जाएगा. अच्छा, अब सुनो रिसेसिव एपिस्टैसिस का फटाफट से. रिसेसिव एपिस्टैटिक का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? एपिस्टैटिक जीन किस स्टेट में? डोमिनेंट या रेसेसिव? एपिस्टैटिक जीन किस में होना चाहिए? रेसेसिव स्टेट में होना चाहिए. तो हमने कहा एपिस्टैटिक जीन इज इन द रेसेसिव स्टेट व्हिच कॉज द मास्किंग ऑफ द हाइपोस्टैटिक स्टेट. राइट. एग्जांपल, कोट कलर इन माइस. एग्जांपल, कोट कलर इन माइस. ठीक है. अब कोट कलर जो मैं लेके चलती हूँ माइस में, तो बहुत ध्यान से, एक जीन ए है, एक जीन बी है. ठीक है. ए जीन हाइपोस्टैटिक है, बी जीन एपिस्टैटिक. हाइपोस्टैटिक अपने डोमिनेंट स्टेट में उसको कलर देता है अगाउटी, जो हम देखते हैं नॉर्मली ग्रेइश कलर जो उसका होता है बेसिकली, अगाउटी कलर. राइट. वहीं पर जब वो रेसेसिव स्टेट में होता है तो उसे देता है ब्लैक. ठीक है. तो 2 कलर मेरे पास हो गए, अगाउटी एंड ब्लैक. ठीक है. ये किसके बेसिस पे? हाइपोस्टैटिक जीन. अब मेरे पास जीन आया एपिस्टैटिक जीन. एपिस्टैटिक जीन जब डोमिनेंट स्टेट में है, एपिस्टैटिक जीन जब डोमिनेंट स्टेट में है तब कोई मास्किंग नहीं करेगा.
लेकिन एपिस्टैटिक जीन जब रेसेसिव स्टेट में है तो हाइपोस्टैटिक किसी भी स्टेट में उसकी मास्किंग कर देगा और चेंज कर देगा उसे कलर एल्बिनो। किस कलर में चेंज कर देगा? एल्बिनो। ऑन दैट बेसिस, नहीं, अगर अब मैं उस बेसिस पे निकालूं तो टेल मी, कैपिटल ए स्मॉल बी विल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी विल बी अगाउटी, ब्लैक और एल्बिनो। कौन सा ट्रेट आएगा? A is for hypostatic, B is for epistatic. Very good, albino. Absolutely good, guys. Next one, small a, capital B, small b. Small a, capital B, small b. Black, super, black color आएगा. Very good. Right. Next, इसी के बाद capital A, capital B, capital B. अगाउटी, वेरी गुड, अगाउटी, राइट, अगाउटी। अब समझ आ गया सबको अच्छे से? एवरीवन अंडरस्टूड कैसे करना है? राइट, फटाफट हाथ चल जाए, फटाफट मेरे पास रेशो आ जाए, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो, क्विकली गाइस। कंप्लीट रेशो, धनंजय। कंप्लीट रेशो फॉर रिसेसिव एपिस्टासिस। नाइन थ्री फोर, वेरी गुड श्रुति। राइट, अब बस इस रेशो में ना एक काम करके देना मुझे, 9 मेंशन करके देना कौन से आ रहे हैं, 3 कौन से आ रहे हैं और 4 कौन से आ रहे हैं। तो रेशो के बाद कॉमा डाल के ना मुझे लिख के देना 9/16 इक्वल्स टू दिस, 3/16 इक्वल्स टू दिस, 4/16 इक्वल्स टू दिस। गुड श्रेया, वेरी गुड श्रुति। Good, very good, Shruti. Good. Rest of the people. हो गया? आ रही है रेशो सबकी? 9/16 agouti, 3/16 black, 4/16 albino. Very good. Very good, Swatantra. Shruti, Shreya and Swatantra. 3 people have done with the ratios. Okay. जिनका हो भी गया है, गिव मी द रेशो। रेशो मुझे जरूर चैट में मेंशन करें। नो लिपिका। अच्छा, एक चीज और किया करो, रेशो को वेरीफाई किया करो। अगर 16 ऑफस्प्रिंग है तो जो आपके 3 कंपोनेंट आ रहे हो रेशो के, उनका सम 16 होना चाहिए। ठीक है, राइट, ताकि अपना ही कंसेप्ट वेरीफाई कर लो एक बार। राइट लिपिका, दैट्स गुड। Very good, Jasmine. Right, okay guys, so the ratio coming up is to 934. 934 का रेशो आएगा। so देखते हैं फटाफट से, राइट, किस हिसाब से हमारे पास आता है। तो हमने कहा इन दिस कंप्लीट, ये है कोट कलर इन माइस। ए जीन है हमारे पास हाइपोस्टैटिक जीन, कैपिटल ए स्मॉल ए अगाउटी, स्मॉल ए ब्लैक। बी जीन एपिस्टैटिक है, तो डोमिनेंट में तो कोई मास्किंग नहीं, लेकिन हाँ रेसेसिव में मास्क कर दिया, एक्सप्रेशन एल्बिनो ट्रेट दे दिया। अब हमने F1 की सेल्फिंग किया, राइट, 16 ऑफस्प्रिंग बनाए, रेशियो आया 9:3:4, 9 कम अप टू बी अगाउटी, 3 कम अप टू बी ब्लैक एंड 4 कम अप टू बी एल्बिनो। राइट, ये स्टेट आ गए बेटा मेरे पास। राइट, अगर मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया, राइट, ओके जस्ट अ सेकेंड, राइट, हाँ जी, अगर मैंने अब इसको डिफाइन कर दिया तो मेरे पास आ गया यहाँ पर कि अगाउटी कब मिलेगा मुझे, जब बी को क्या रखूं मैं डोमिनेंट और ए को भी क्या रखूं मैं डोमिनेंट। तो फिनोटाइप बना दिए। राइट, नेक्स्ट मैंने कहा यहाँ पर मुझे ब्लैक कब मिलेगा, जब ए को क्या रखे रेसेसिव, लेकिन बी को क्या रखे डोमिनेंट। राइट, वहीं पर एल्बिनो कब आएगा, जब बी किस में हो जाएगा रेसेसिव, भले ए डोमिनेंट में हो या फिर ए रेसेसिव।
ठीक है। अनदर एग्जांपल इसका याद रखना है बेटा, पिगमेंटेशन ऑफ अनियन पल्प। अच्छा यहाँ तक का जितना किया राइट, इसमें अगर मुझे एक चीज समझ आए तो वो एक चीज ये है कि मेरी 9331 की रेशो मैनेज नहीं होती, यस ना, 9331 की रेशो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, प्लस इट इज नॉट अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये दो जीन के बारे में बात नहीं करता। तो मेंडल ने जो कहा था ना कि डाइहाइब्रिड क्रॉस दो जीन के बारे में बात करता है राइट, दो कैरेक्टर्स के बारे में बात करता है, वो गलत है। रादर ये किसके बारे में बात करता है, दो जीन्स के बारे में राइट। तो इसका मतलब मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड किसके रिस्पेक्ट में, जीन्स के रिस्पेक्ट में। समझ आ गया पॉइंट सबको, अंडरस्टूड टिल हियर एवरीवन, कंप्लीटेड राइट। ओके गाइस, नाउ द नेक्स्ट वन, इसी के बाद राइट आपका नेक्स्ट टास्क आता है, नेक्स्ट थर्ड टाइप इसका आता है, बहुत सिंपल है, डोमिनेंट रिसेसिव एपिसाइड, ताकि टाइप इसके खत्म हो जाए। डोमिनेंट रिसेसिव, देखो अब दोनों चीज एक साथ करनी, बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान समझोगे तो बहुत ही सिंपल है। पहला दो जीन है, फर्स्ट जीन डोमिनेंट एपिस्टासिस करते हैं, सेकेंड जीन रिसेसिव एपिस्टासिस करते हैं, ठीक है। पहला जीन ए जीन बी पे डोमिनेंट एपिस्टासिस कर रहा है, बी जीन ए पे रिसेसिव एपिस्टासिस कर रहा है, लेकिन इन दोनों की एपिस्टैटिक ट्रेट सेम है और इन दोनों के नॉन एपिस्टैटिक ट्रेट भी सेम है। मींस आपको कितने ट्रेट मिलेंगे बेटा, दो। पॉइंट समझ आता है, एक ही कैरेक्टर के दो ही ट्रेट मिलेंगे, लेकिन वो कब प्रोड्यूस होंगे, एक ट्रेट प्रोड्यूस तब होगा, जो एपिस्टैटिक ट्रेट है वो तब होगा कि जब ए जीन डोमिनेंट एपिस्टासिस करेगा और बी जीन रिसेसिव एपिस्टासिस करेगा, और ईदर ऑफ देम, ठीक है। और मुझे हाइपोस्टैटिक ट्रेट कब मिलेगा, व्हेन बोथ ऑफ देम आर नॉट परफॉर्मिंग द एपिस्टासिस। कांसेप्ट समझ आया बेटा सबको, डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टासिस, यस क्लियर है। अब एक काम करो, ए और बी जीन लो, एग्जांपल में भी समझाती हूँ, ए और बी जीन लो, जब ये एपिस्टासिस दोनों कर रहे हो या कोई भी एक कर रहा हो राइट, इट इज गोइंग टू बी कलरलेस, लेकिन जब ये एपिस्टासिस नहीं कर रहे, इट इज गोइंग टू बी कलर्ड, ठीक है। जब ये दोनों एपिस्टासिस नहीं कर रहे तो इट इज गोइंग टू बी कलर्ड, लेकिन जब एपिस्टासिस कर रहे हैं इट इज गोइंग टू बी कलरलेस, क्या अंडरस्टैंड, यस धनंजय। एल्बिनो में तीनों में दोनों रिसेसिव है राइट, एल्बिनो के अंदर बेटा बी को रिसेसिव रखना है, ए डोमिनेंट भी हो सकता है, ए रिसेसिव भी हो सकता है, लेकिन बी आपका डोमिनेंट नहीं होना चाहिए राइट धनंजय, क्या, क्योंकि एल्बिनो कब आ रहा है, रिसेसिव एपिस्टासिस से आ रहा है ना राइट। हाँ जी, फटाफट से रेशो निकालो बेटा, डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टासिस आल्सो कॉल्ड इनहिबिटरी जीन इंटरैक्शन। प्लीज रिपीट सी, ओके, डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टासिस कुशाग्र। हाँ जी, देखो एक अटेम्प्ट करो, फिर मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ। मैंने कहा बच्चे दो जीन है इसके, जीन फर्स्ट जीन जो है वो एपिस्टासिस जीन सेकंड जीन का कर रहा है, लेकिन वो पहला डोमिनेंट स्टेट में कर रहा है। सेकंड जीन पहले का एपिस्टासिस कर रहा है जब सेकंड रिसेसिव में है, और दोनों एक दूसरे का एपिस्टासिस करते हैं जब, तो वो सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, दोनों एक दूसरे का करें या एक एक का करें, ठीक है। लेकिन जब कोई एपिस्टासिस नहीं हो रहा, उस कंडीशन में फिनोटाइप चेंज हो जाता है। समझ आया? एनीवन विद एन आंसर? थोड़ा बहुत जिसको समझ आया, क्योंकि ये है डिफिकल्ट, लेकिन ये एक्चुअल में समझ आ जाए तो इन दोनों सिंपल है कैटेगरी से। हाँ जी, एनीवन, कोई रेशो के आसपास पहुंचा हो? नो, नो वन? ओके, नाउ सी ओवर हियर। इसको पहले ध्यान से देखना सब। ओके गाइस, नाउ सी, ए जीन जब डोमिनेंट स्टेट में है तो बी का एपिस्टासिस कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है फिनोटाइप एक्स। बी जीन जब रेसेसिव स्टेट में है तो ए का एपिस्टासिस कर रहा है, प्रोड्यूस फिनोटाइप एक्स। व्हेन बोथ डू नॉट फॉलो एपिस्टासिस, प्रोड्यूसेस फिनोटाइप वाई, ये वाई है।
produces phenotype of white. ठीक है, तो अब मैंने कहा यहाँ पर इसका एग्जाम्पल या फ्लावर कलर इन प्राइमुला प्लांट, जब मेरे पास ए जीन एपिस्टासिस करता है राइट, तब व्हाइट कलर प्रोड्यूस करता है। बी जीन जब एपिस्टासिस करता है तो व्हाइट कलर प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब ये दोनों एपिस्टासिस नहीं करते तो इंडिविजुअली ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं। फाइन, अब मैंने कहा बच्चे कंसेप्ट क्या कहते हैं कि लेट अस सपोज आपने पहले एफ सेल्फिंग F1 की कराई, F2 जनरेशन बनाया, 16:2 आपका 13:3 का जनरेशन का रेशो आ गया, फिनोटाइपिक रेशो। अब ये रेशो किस तरीके से आया वो ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा बच्चे मुझे ऐसे केसेस लेने हैं जहां पर, अब मुझे एक करके केस समझाते जाना, ए क्या कर रहा होगा डोमिनेंट, या बी क्या कर रहा होगा रेसिव, या दोनों कर रहे हो। इस पहले केस में मैंने ए का और बी क्या हो रहा है, डोमिनेंट एपिस्टासिस हो रहा है, रिसेसिव हो रहा है। क्विकली गाइस, फर्स्ट केस डोमिनेंट एपिस्टासिस और रिसेसिव एपिस्टासिस, सिंपल DERE की फॉर्म में लिखना। पहले केस में डोमिनेंट या रिसेसिव, वेरी गुड, डोमिनेंट एपिस्टासिस हो रहा है, गुड, राइट। नाउ सेकंड केस में डोमिनेंट, वेरी गुड। थर्ड केस में दोनों हो रहे हैं, बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव आर वर्किंग। ए डोमिनेंट है ना तो बी को रिसेस कर रहा है, बी रिसेसिव है तो ए को रिसेस कर रहा है, ठीक है। सेकंड, थर्ड के फोर्थ केस both, right, again both is going to be there, right. Now next this one, dominant epistasis, B recessive में नहीं है ना, dominant epistasis, very good. And this one dominant recessive dominant epistasis, this one recessive epistasis, very good. अब समझ आया, तो ये सब कौन सा ट्रेट प्रोड्यूस कर देंगे, व्हाइट, राइट। रेशो क्या हो जाएगी, यहाँ मेंबर कितने हो गए, 13, कितने टोटल 9 जीनोटाइप्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हो गए। अच्छा, कोई एक ऐसा केस होगा मेरे पास, एक केस ऐसा होगा जहां पर मैं ये कहूंगी कि मेरे पास जो ट्रेट मिल रहा है ना, राइट, वो ट्रेट ऐसा है जिसके अंदर मैं कहूंगी हाइपोस्टैटिक ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब हाइपोस्टैटिक ट्रेट जो प्रोड्यूस हो रहा होगा, राइट, उसमें क्या होगा आपका, ए को क्या रख दो रेसेसिव में, बी को क्या रख दो डोमिनेंट में, तो ना तो ए डोमिनेंट एपिस्टासिस कर सकता है ना बी रेसेसिव कर सकता है, ये कंडीशन है ना बेटा। तो ए को, हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन, ए को मैंने लिख दिया रेसेसिव में, बी को रख दिया डोमिनेंट में, अब बी डोमिनेंट, तो हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। आंसर क्या गया, 3/16, राइट। सो हमने कहा यहाँ पर दिस इज गोइंग टू बी 2, दिस इज गोइंग टू बी 1, ये 3/16। complete, right, everyone understood with the ratio, तो रेशियो कितनी हो गई मेरे पास, 13:2, कंप्लीट है ये पॉइंट, समझ आ गया पूरा, अंडरस्टूड। सो इनहिबिटरी जीन इंटरैक्शन, राइट, डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टासिस, एवरीवन डन, कोई डाउट है इसके अंदर, गुड। Okay guys, now a task for you for the coming class, Monday की class से पहले, right, and I want that result on the Telegram app before the class, मुझे Monday class से पहले वो काम चाहिए आपका। Make a test cross for incomplete dominance, codominance, complementary gene interaction, and all the 3 types of epistasis. All the 3 type of epistasis, complementary gene interaction, complete dominance, incomplete dominance, 6 test cross I need in the coming class to be performed by. हो जाएगा पॉइंट, 6 टेस्ट क्रॉस मुझे चाहिए, राइट। टेस्ट क्रॉस का मतलब F1 into recessive parent। ओके सान्या, श्योर, आई एम गोइंग टू शेयर इट, राइट। कंप्लीट यहाँ तक हो जाएगा बेटा, राइट। शो के टेस्ट क्रॉस, राइट, आई वांट दैट बिफोर द कमिंग क्लास, मंडे की क्लास से पहले एक उस पे मैसेज पे सभी टेस्ट क्रॉस की फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशो मेंशन कर देनी आप, ठीक है। उसका इन्फ्रेंस में समझाऊंगी अगली क्लास में, राइट। आई वांट अ टेस्ट क्रॉस फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फॉर कोडोमिनेंस, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन, फॉर ऑल द 3 type of epistasis. 6 categories are there for which you have to make the test cross. Is it fine?
Yeah. Okay, guys. Right. So we'll जीन इंटरेक्शन आपका रह गया है, लीथल जीन्स रह गए हैं, जीन इंटरेक्शन थोड़ा रह गया, लीथल जीन्स है और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये खत्म करके पूरा मेंडलिज्म खत्म हो जाएगा एंड विल स्टार्ट विद द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड लिंकेज। राइट, फिर आपका नेक्स्ट पार्ट, इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट यही है जो भी हम कर रहे हैं, ये खत्म होगा मंडे वाली क्लास में, मींस थर्सडे से हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीक से, उसके नेक्स्ट वीक से म्यूटेशन वाला पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट, और फिर उसके नेक्स्ट वीक पे आपका डिसऑर्डर्स वाला पार्ट करेंगे। तो अभी ये चैप्टर लंबा है, तो इसलिए ध्यान से करते रहना, क्वेश्चन साथ साथ अटेम्प्ट करते रहना। ठीक है एवरीवन, डन?